औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सीरा सदफ अकबर है। अब मैं हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज अ इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर एंड एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्किंग करती हूँ। थैंक यू सो मच फास्टिक एंड अफशीन के आपने मुझे जो है दोबारा एक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए इनवाइट किया। जो हमारे जितने भी रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे स्पेशली पीएचडी स्टूडेंट्स, एमफिल स्टूडेंट्स, उन सबके साथ ये इशू होता है कि हाउ टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर। कि हम लोग रिसर्च पेपर लिख लेते हैं पूरा, हम उसको जो है तमाम चीजों में सेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास कंफ्यूजन ये होती है कि उसको हम पब्लिश कैसे करवाएं और कहाँ उसको जो है पब्लिश होना चाहिए। ये एक हमारे स्टूडेंट्स का एक मेन इशू होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर जो है फोकस करेंगे कि हाउ टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर। सबसे पहले तो ये कि जब हम इसको बोलते हैं कि जो है आपका जो है रिसर्च पेपर में क्यों आपका जो है किस टाइम आपका जो है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के काबिल हो जाता है, कि आप किस स्टेज पर। अच्छा, द रोड टू पब्लिकेशन, क्या आपका जो है आपने एक पूरा रिसर्च पेपर उसको अपने जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका फील्ड है, उसके मुताबिक आपने पेपर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपका जो है इसमें जो है कौन कौन से ऐसे है कॉमन पिटफॉल्स हो सकते हैं कि आपका पेपर जो है जहाँ पर उसमें मसले मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये तमाम इसमें ये जो है आपकी ये होती है कि किस किस तरीके से। अब देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि कॉपी एडिटिंग एंड प्रोडक्शन है, देन आपका जो है रिव्यूज है, ठीक है, इसके बाद आपका जो एक एडिटोरियल डिसीजन होता है। ये तमाम चीजें आपके इसमें जो इसको अब जो है हम पूरा जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, अब इसमें ये है कि जो है प्रिपेयरिंग योर पेपर, व्हाट मेक्स अ गुड पेपर। लेकिन सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपका पेपर जो है वो किस तरीके का आपने इसको जो है प्रिपेयर किया हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है। एवरी पेपर मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लियर की आइडिया दैट एडवांसेस नॉलेज। क्योंकि देखें, अगर आप सपोज अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से कोई पेपर पब्लिश करवाने जा रहे हैं, तो उसमें ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका टॉपिक है वो कितना क्लियर है। और ये कि आपके टॉपिक के साथ साथ अगर उसमें सपोज अगर आपने सूडोमोनास के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है और उस पेपर में उसी मंथ में सूडोमोनास के हवाले से 3 से 4 पेपर पब्लिश होने के लिए आए हैं, तो उसमें से वो आपके पेपर को जो है प्रायोरिटी किस बेस पर दें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका पेपर में कोई ना कोई ऐसा क्लियर की आइडिया या कोई ऐसी एडवांस नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पेपर को जो है प्रेफरेंस दी जाए। पेपर में भी डिस्क्रिप्टिव अप्रोचेस टू फिनोमेना एंड प्रोसेस और प्योरली मॉडलिंग और एनालिटिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है ना, कि आपके पेपर में कोई ना कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच या कोई ना कोई ऐसी चीज अट्रैक्टिव टू ऑथर, अट्रैक्टिव टू रीडर्स एंड रिव्यूअर्स लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि जो है प्रिपेयरिंग योर पेपर, उसमें हम स्ट्रक्चर, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताऊंगी कि इसमें जो है आप लोगों को कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को जो है फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं अपने हर प्रेजेंटेशन में इससे पहले भी जो हमारा रिसर्च राइटिंग के हवाले से जो पेपर हुआ था, उसमें जो हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि हर जर्नल का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। आपको उस जर्नल के जो क्राइटेरिया के मुताबिक अपने पेपर को कंप्लीट करना होता है। और लेकिन एक जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, आपका मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है, रिजल्ट्स हैं, डिस्कशन है, एंड देन आपका कंक्लूजन। ये 4-5 चीजें मिलकर जो है आपके पेपर को कंप्लीट करती हैं। डू नॉट मिक्स रिजल्ट एंड डिस्कशन। हमेशा आपका रिजल्ट जिसमें आपके पास ग्राफ्स होते हैं वो चीजें अलग होनी चाहिए, एंड आपका ये जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो आपका सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है यूज फॉर्मल साइंटिफिक स्टाइल।
ये जो हमारा एक साइंटिफिक स्टाइल है पेपर लिखने का, जिसमें आपके पास रेफरेंसेस होते हैं, और जो हमारा एक जो है तमाम एक पैटर्न है किस तरीके से आपको पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, देन इंट्रो, मेथोडोलॉजी, एंड में जो है कंक्लूजन। यूज अ शॉर्ट पिथी टाइटल दैट रिफ्लेक्ट्स द मेन कंक्लूजन। ठीक है, अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, अगर सपोज आपने कोई जो रिसर्च की है नेग्लेरिया के हवाले से, आपका पूरा पेपर जो है नेग्लेरिया के हवाले से आपने उसमें लिखा है, लेकिन आपका टॉपिक जो है वो आपने जो ये जो आपका का जो टाइटल है उसमें आपने जो है कोविड-19 को मेंशन किया हुआ है, तो वो आपका एप्रोप्रिएट टाइटल नहीं होगा। टाइटल शुड बी रिफ्लेक्ट योर पेपर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट शुड समराइज द आर्टिकल ब्रीफली। एब्स्ट्रैक्ट मींस क्या होता है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट में आपको तमाम चीजें एडअप करनी होती हैं। आपका उसमें थोड़ा सा इंट्रो आ जाता है, इसके बाद आपका उसमें मेथोडोलॉजी आ जाता है, रिजल्ट, डिस्कशन, देन आपका कंक्लूजन। ये तमाम चीजें मिलके आपकी एब्स्ट्रैक्ट को कंप्लीट करती हैं। एब्स्ट्रैक्ट शुड समराइज द आर्टिकल ब्रीफली मींस इसमें इंक्लूड motivation, what was done, how, what was found, and major conclusions। ठीक है, कि क्या आपकी इसमें जो आपने कैसे इसको परफॉर्म किया, कब किया, कहाँ पर किया, और मेजर आपकी जो है कंक्लूजन्स क्या क्या थी। अवॉइड एब्रिविएशंस एंड रेफरेंसेस। ठीक है, एब्रिविएशंस जो है आपको उसमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एब्रिविएशंस जो है वो अब जो हमारा रीडर होता है उसको नहीं पता होती। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे टीबी के हवाले से, ठीक है, टीबी तो चले एक एक जो है कॉम जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एस ऑरियस के हवाले से, ये एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है। ठीक है, तो उसका पूरा क्या लिखना है हमें, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ताकि जो हमारा रीडर है उसको कंप्लीट बात कन्वे हो। ठीक है, यू अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, कि जो हमारे पास नेसेसरी रेफरेंसेस नहीं है उसको हमें उसमें ऐड नहीं करना, और कीप इट शॉर्ट टू एटलीस्ट 250 वर्ड्स इन वन पैराग्राफ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में आप देखें हर जर्नल में आपको यही गाइडलाइन दी जाती है कि मैक्सिमम आप उसमें जो है 250 वर्ड्स तक उसमें एब्स्ट्रैक्ट हो, क्योंकि जब अगर एब्स्ट्रैक्ट ही बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी जो है वो एक बहुत ही तवील आपका जो है पेपर हो जाएगा, जो आपके रीडर के लिए फिर जो है बोरिंग भी हो सकता है। The article should tell a story set out to lead from one section to the next। ठीक है, आपका इसमें ये जो है स्टोरी लाइफ होना चाहिए कि जब आपका रीडर या जब आपका रिव्यूअर जब उसको रीड कर रहा है तो वो फिर उसको ऐसे रीड करे कि जैसे उसको जो बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें लगे। ठीक है, अच्छा, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू राइट, यूज द टेम्पलेट्स। ठीक है, अब ये एक जर्नल है। ठीक है, जर्नल में आपको सबसे पहले इसको जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि क्या आपके जर्नल में उसको जो है वहां पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, उसके लिहाज से उसको जो है फॉलो करके फिर आप अपना जो है टेम्पलेट डिजाइन करते हैं। प्रिपेयरिंग योर पेपर। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि उनमें जो है थोड़ी सी जो है ग्रामर की भी डिफिकल्टी होती है, कि जो है ग्रामर में वो जो है पास्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के जो है उसको वो उनको जो है सेंटेंसेस को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रामर एंड पंक्चुएशन दो ऐसी चीजें होती हैं जो आपके पेपर को जो है रीडेबल बनाती हैं, आपके पेपर को एक अच्छे तरीके से पेश करने में हेल्पफुल साबित होती है। ग्रामर एंड पंक्चुएशन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर फंडामेंटल टू ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग। ठीक है, एक फुल स्टॉप की भी अपनी बहुत ज्यादा वर्थ होती है, एक वैल्यू होती है। अगर आपने एक सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया, इट मींस आपका वो सेंटेंस अभी तक कंटिन्यू है और फिर आपकी बात कहीं उसके जो है मीनिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पुअर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, ये भी आपके पेपर को एक बहुत बैड इम्पैक्ट दे रही होती है। लीड टू मिस इंटरप्रिटेशंस एंड एम्बिग्यूटीज। ठीक है ना, कि अगर आपने जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना था वहां पर आपने फुल स्टॉप लगा दिया, जहां आपको फुल स्टॉप लगाना था वहां आपने जो है सेमीकोलन लगा दिया। ये चीजें भी आपके पेपर को जो है एक बैड इम्पैक्ट वो कर रही होती है। ठीक है, गिव द इम्प्रेशन ऑफ लैक ऑफ केयर इन
इन प्रिपरेशन, ये इस चीज को भी शो कर रही होती है कि जिस स्टूडेंट ने, जिस शख्स ने ये पेपर लिखा है, उसने बस इसको बस जल्दी जल्दी से बस रफली तरीके से लिखकर पब्लिश करने के लिए भेज दिया। कोई इसमें जो है उसने इतनी ज्यादा जो है केयर शो नहीं की। सजेस्ट परहैप्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पेपर आर केयरलेस, ठीक है, ये आपकी जो है एक तरीके से लापरवाही को शो कर रहा होता है। कैन अपसेट सम रेफर्स एंड मेक देम मोर क्रिटिकल देन अदरवाइज, ठीक है, जब क्योंकि जब आपका पेपर आपके पास, आपके रिव्यूअर के पास जाता है पढ़ने के लिए, तो उसमें जो है फिर उनको जो है कॉम्प्लिकेशंस होती है, उनको जो है प्रॉब्लम हो रही होती है कि कैसे इसको जो है पेपर को उन्हें रिव्यू करना है। कैन बी डिफिकल्ट टू ओवरकम बट इट्स इनिशियल टू डू सो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपकी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप अपनी जो ग्रामर की मिस्टेक इसको सेट करें। आप किस तरीके से इसमें जो है आपको जो है ग्रामेटिकल चेंजेस को अपनी इम्प्रूव करना है। बी श्योर टू, यानी आपको बिल्कुल मेक श्योर होना चाहिए कि आपके पेपर में राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट, ठीक है। एक सेंटेंस, एक लाइन का या 2 लाइन का अगर आपका सेंटेंस है, वो कंप्लीट आपका सेंटेंस होना चाहिए। अगर आपने एक ही सेंटेंस बहुत लंबे उसमें लिख दिया बीच में विदाउट एनी पंक्चुएशन, तो क्या होता है आपके सेंटेंस में फिर वो चीज नहीं आती। और फिर आपने बहुत ही छोटा सिर्फ 3 वर्ड का वो एक सेंटेंस लिख दिया, तो उसकी भी आपका ये जो इम्पैक्ट सही नहीं होता। यूज कॉमास प्रॉपरली, अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है, वो जो है कॉमास हो गया, आपके ये फुल स्टॉप हो गया, उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ पे उनको कॉमा लगाना है। देखिए फुल स्टॉप का मतलब है आपकी बात वहां पर कंप्लीट हो। कॉमा का मतलब क्या है, आपने एक ब्रेक लिया, उसके बाद आपने अपनी बात वहीं से कंटिन्यू कर, ठीक है। जैसे हम कभी बात करते हुए अपनी बात को बीच में इंटरप्ट कर एक ब्रेक लेते हैं, यानी कि आपने अपनी बात के बीच में एक कॉमा लगाया, फिर आपने अपनी बात को जब कंप्लीट कर लिया, फिर आपने फुल स्टॉप लगाकर आप चुप हो गए। इसी तरीके से राइटिंग में होता है। कॉमा मीन्स आपकी बात अभी कंटिन्यू है, बट आपने वो बात इस बात से सेपरेट नहीं है, बट बीच में आपको ब्रेक देना था, तो आपने कॉमा लगाया, फिर आपने फुल स्टॉप लगा दिया। बी कंसिस्टेंट इन द यूज ऑफ टेंसेस, ठीक है ना। अब जैसे आपका एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट में आप वही चीजें मेंशन कर रहे हैं जो काम आप कर चुके हैं, यानी कि आपका पास्ट, ठीक है, जो चीजें आपके पास में चली गई। लेकिन इसमें जो है फर्क होता है। अगर आप अपना साइंटिस्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी तमाम चीजें जाएंगी फ्यूचर टेंस में। जो चीजें आपको करनी है, यू विल बी प्रोसीड, ठीक है, जो चीजें आपको इसमें करनी है वो आपका हो गया फ्यूचर टेंस। जो काम आप कर चुके हैं वो आपका चला गया पास्ट टेंस। जब आप कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं, तो वो काम आप कर चुके हैं, ऑलरेडी यू हैव डन, तो आपकी तमाम चीजें जो है पास्ट टेंस में जाएंगी। यू हैव डन ऑल पैरामीटर्स और मेथोडोलॉजी, तो सब में पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा। कहीं पर भी आपके पास में फ्यूचर टेंस का वर्ड नहीं इस्तेमाल होगा। अवॉइड स्लैंग या फिर जैर्गन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि जैसे इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, उससे आपको अपने पेपर में अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें, क्योंकि आप एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश करवाने जा रहे हैं, तो साइंटिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो पेपर है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसको पजीराई मिले। यूज नो कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है ना, कि डोंट, कुडंट, इस तरह की जो है चीजों को भी इस्तेमाल नहीं करें। राइट इन रीजनेबली साइज पैराग्राफ्स, ठीक है, ये इसमें ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ आपने लिखा है 3 लाइन का, सेकंड पैराग्राफ आपने स्टार्ट किया वो आपने लिख दिया 5 लाइन का, उसके बाद आपने लिख दिया पूरा 1 पेज का आपका जो पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ में आपके पास एक इक्विलिटी होनी चाहिए। अगर 5 लाइन का एक पैराग्राफ है, तो सेकंड पैराग्राफ भी आपका 4 से 5 लाइन का होना चाहिए। उससे आपके फिर एक उसमें देखने में एक अच्छी उसमें लुक होती है, ठीक है। अच्छा, एक और ये जो ग्रामर की a few words on tenses, ठीक है। when describing the details of an experiment, what was done, use the past tense। velocity was measured with, ठीक है, कि velocity आपने किस चीज से मेजर की थी, वो चीज past tense में चली गई, ठीक है। what was done, जो आपने किया वो सब past tense में जाएगा। general truths are expressed in the present, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल velocity is difficult to measure precisely, ठीक है ना। जो हमारे पास एक जनरल ट्रूथ होते हैं, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट
प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ना वो कभी फ्यूचर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ना वो कभी पास्ट टेंस में कन्वर्ट होते हैं, वो हमेशा आपके पास एज अ प्रेजेंट फॉर्म में आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। रिकमेंडेशंस ऑफन यूज फ्यूचर टेंसेस, ठीक है ना, कि अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देनी है अपने पेपर में, आपको अपने किसी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए उनको मजीद बताना है कि हम इसमें ये काम कर सकते हैं। ठीक है। मॉडलिंग दिस वेलोसिटी स्ट्रक्चर विल रिक्वायर्ड, ठीक है, कि अब उसमें जो है हमें इसमें ये चीजें फर्दर आगे करने में रिक्वायरमेंट है, तो हम आगे ये काम करेंगे, तो उसमें हम जो है अपना ये फ्यूचर वर्ड विल इस्तेमाल कर सकते हैं। A word on voice or mood, ठीक है, thought a passive has been preferred in scientific prose, the active voice is more vibrant, ठीक है ना। एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोगों को पता होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हम उसमें जो है पेपर में अपने जो है उसको शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो किस कहाँ पर हमको एक्टिव वॉइस यूज करना है और कहाँ पर हमें इसको जो है पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना है। अच्छा, मूविंग ये अब ये है हम जो है प्रिपेयरिंग योर पेपर। अच्छा, आपके पेपर में जो है क्लैरिटी का पोर्शन कितना होना चाहिए, टू कन्वे अनएम्बिगुअस मीनिंग, ठीक है ना, कि अनएम्बिगुअस के आपके पेपर में ऐसी बातें ना हो कि जो आपके रीडर को भी समझने में पढ़ने में मुश्किल हो और आपके जो है जो आपका रिव्यूअर है उसको भी मुश्किल होगी। ठीक है, राइट एज सिंपली एज पॉसिबल, ठीक है, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखेंगे आपके रीडर को पढ़ने में उतनी मुश्किल होगी और वो आपका पेपर छोड़ के किसी और पेपर की तरफ मुतवज्जह हो जाएगा। यूज द करेक्ट वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही, उसको आप गूगल करें और बिल्कुल कंफर्म होकर मेक श्योर करके, अगर कोई पैरासाइट है, कोई अगर बैक्टीरियल स्ट्रेन है, ठीक है, अक्सर औकात हम जो है उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें जो है कोशिश करें कि बिल्कुल भी जो है आप करेक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करें, कहीं पे भी आपको जो है स्पेलिंग का एरर नहीं होना चाहिए। अवॉइड पैडिंग, इट्स नॉट वर्दी दैट इन इट्स एग्जांपल, ठीक है, कोशिश करें कि जो है दूसरों के काम पर जो है कमेंट्स नहीं करें उसको। ठीक है, आप जो उसको आप एज अ वो कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके काम को जो है कि ये जो है नोट वर्दी वर्क है, कैसा वर्क है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। डिलीट मीनिंगलेस और वीक वर्ड्स, ठीक है, यानी वेरी क्वाइट, वेरी है, क्वाइट है, शोज, पॉसिबली, ठीक है, जो वीक वर्ड्स होते हैं उनको उनसे अवॉइड करें। Ensure that pronouns it, this, those, etc. are ambiguous, ठीक है ना, जो क्लियर वर्ड है कि दिस रिसर्च पेपर शोड, ठीक है, तो क्लियर वर्ड में उसको जो है आप लिखें। बी कंसिस्टेंट इन द यूज ऑफ टेंसेस, ठीक है, ये बात मैंने पहले ही बताई, इस पे मैं फोकस इसलिए ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि टेंसेस का बहुत बड़ा आपके पेपर में जो है अमल दखल होता है। यूज सिग्निफिकेंट ओनली इट्स स्टेटिस्टिकल सेंस, ठीक है ना, अगर कहीं पर अगर आप अपनी को स्टेटिस्टिक्स वैल्यू दे रहे हैं, कहीं पर आप बता रहे हैं कि आपका पेपर स्टेटिस्टिकल के लिहाज से इतना सिग्निफिकेंट है, तो वहां पर जो है, क्योंकि देखिए वर्ड्स का इंतखाब भी इसमें बहुत मैटर करता है आपके पेपर में। राइट इन रीजनेबली साइज पैराग्राफ, ठीक है ना, मैंने बताया भी कि जो है रीजनेबल साइज के लिहाज से उसको आप लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपके पेपर में जो है क्लैरिटी क्यों जरूरी होती है। इफ यू कांट एक्सप्लेन समथिंग सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल, ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक वो है कॉल है कि अगर आप किसी चीज को खुद नहीं समझ कर रहे तो मीन्स आप उस चीज को अच्छी तरीके से अगले बंदे को भी नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और कोशिश करें कि हैव वन और मोर कोलीग्स रीड योर पेपर बिफोर यू सबमिट इट, ठीक है, आपके लेकिन वो फ्रेंड्स या कुलीग्स जो हैं आपके साथ सिंसियर होने चाहिए, आपके साथ ऐसे होने चाहिए कि वो आपके पेपर को कहीं और के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये कि जो आपके एक ऐसे ट्रस्टवर्दी आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे, कुलीग्स होंगे, उनको एक बार पेपर लाजमी आप उनको रीड करवाएं पब्लिश करने से पहले, क्योंकि देखिए वो आपके क्या है एज अ रीडर, वो आपके या फिर आपके एज अ रिव्यूअर आपकी चीज को, आपके पेपर को रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपको वो फिर फौरन ही इन्फॉर्म कर देंगे, फिर आप उसको अच्छे तरीके से सेट करके फिर आप अपने पेपर में पब्लिश होने के लिए भेज सकते हैं। अच्छा, कॉमन फिटफॉल्स क्या क्या होते हैं कि जो हम पेपर हमने लिख लिया, ठीक है, हमने अब अपनी पंक्चुएशन भी सही कर ली, ग्रामर भी सही कर लिया,
सब कुछ हमने अपने पेपर बिल्कुल रेडी कर दिया, लेकिन हमारा पेपर फिर भी पब्लिश नहीं हो रहा। क्या, क्यों मुश्किलात आ रही है? रॉन्ग जर्नल। अब मैंने एक आर्टिकल लिखा है बायोलॉजी के लिए, ठीक है ना, मैंने उसमें लिखा है कि मैंने उसमें कोविड-19 के हवाले से डिस्कस किया है, या मैंने उसमें जो है टीवी के हवाले से डिस्कस किया है, लेकिन मैं अपना पेपर मैंने पब्लिश करवाने के लिए भेज रही हूँ फिजिक्स के जर्नल में, या मैं भेज रही हूँ उसको केमिस्ट्री के जर्नल में, तो क्या वहां पर पब्लिश करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो वहां पर वो लोग उसको पब्लिश नहीं करेंगे। अगर मैं जिस टॉपिक पर जिसमें मैंने लिखा है उसी टॉपिक के जर्नल में ही मुझे उसको जो है सेंड करना होगा। हाँ, जैसे कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जो कंप्लीट आपके बायोफील्ड से ताल्लुक होता है, जो है उनका एक वास्ट, उनका जो है क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो फिजिक्स के जर्नल भी पब्लिश कर रहे होते हैं, बॉटनी के भी, जोलॉजी के भी, माइक्रोबायोलॉजी के भी, वायरसेस के भी, तमाम के वो पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी आप ये इस चीज को हमें देखना होता है कि उस पेपर की वैल्यू क्या है, और फिर उस पे अगर हम एक मिक्स वाले जर्नल में भेज रहे हैं तो हमारा पेपर कहाँ उस पे जो है सस्टेन करेगा, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है ड्यूअल पब्लिकेशन, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि पेपर हमने 3-4 जगहों पे भेज दिया कि चलो कहीं ना कहीं तो पब्लिश हो जाए, लेकिन वो अगर एक जगह पर पब्लिश हो गया, एक जगह पे पोर्टल पर आ गया, ऑनलाइन आ गया, तो फिर वो सेकंड वाली जगह पर वो पब्लिश नहीं होता, ठीक है। इसलिए कोशिश करें अपना पेपर आप एक जगह उसको चूज करके एक अच्छे जर्नल में एक जगह भेजें। अगर खुदा ना खास्ता फिर वहां से नॉट एक्टिव नहीं होता, या वहां से कोई मसले मसाइल होते हैं, उसके बाद फिर आप उसको किसी सेकंड जर्नल में भेजें, लेकिन पहले उसको एक नहीं भेजें। लैक ऑफ डिस्कशन, ठीक है ना, कि उसमें आपने अपनी चीजों को इतना जो है क्लेरिफाई नहीं किया, आपने अपने जो है डिस्कशन को इतना ज्यादा जो है उसमें इजी नहीं रखा कि वो आपका जो रिव्यूअर उसको समझ सके या वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। इनसिग्निफिकेंट कंक्लूजन, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपका पेपर पब्लिश होने जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है। वो अपना पेपर अपने 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 जर्नल के पेजेस आपको दे रहे हैं, तो उस पेपर की भी वर्थ होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू उसकी होनी चाहिए, जो हमारी सोसाइटी के लिए, जो हमारे रीडर के लिए कहीं ना कहीं तो जो है बेनिफिशियल हो। पुअर रिस्पॉन्स टू रिव्यूज, ठीक है ना, कि अगर आपका जो रिव्यूज है अगर उसके रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आए तो भी आपका पेपर जो है पब्लिश होने से रह जाता है, ठीक है। वाओ, दिस इज अ ह्यूज इफेक्ट, ठीक है ना। ये क्या है, अब आपका ये जो है रिजल्ट, ठीक है, क्या है, रिजल्ट्स प्रेजेंट फाइंडिंग्स विदाउट इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। अब हम जो है पेपर हमने लिख लिया, अब हम अपने जो है फ्रेंड से, कुलीग से इसको जो है चेक कर रहे हैं, फिर हम जो है देख रहे हैं कि वाह हमने तो इसमें जो है टेबल सेट किए, ग्राफ सेट किए, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। लिहाजा आप लोग इसको अपने किसी भी फ्रेंड से, कुलीग से शेयर इसको लाजमी करें, ठीक है। वाई कंडक्ट एंड पब्लिश रिसर्च, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें क्यों पेपर पब्लिश करवाने की जरूरत होती है। पेपर हमने लिख लिया, हमने अपना पूरा रिसर्च वर्क कर लिया, हमें एमफिल पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, या जो डिग्री हम के लिए हम वर्किंग कर रहे थे हमें वो डिग्री अवार्ड हो जाएगी, तो हम पेपर पब्लिश क्यों करवाएं? थीसिस तो लिख लिया हमने, थीसिस हमारा इतना अच्छा खासा हैवी है, हमने उसमें तमाम चीजें ऐड की हैं, इतनी इतनी मेहनत की है, तो भाई पेपर पब्लिश, ठीक है, इसकी भी इंपॉर्टेंट होती है। से समथिंग इंपॉर्टेंट, शेयर योर वर्क, change practice, promote through or debate, educate, get into high impact journal, advance your career, keep your job, make money, entertain, divert and news, ठीक है। कि अब आप देखें, हमने अपने लैब में काम किया, कोई भी हमने किसी भी टॉपिक के बारे से वर्क किया, ठीक है, लेकिन हमने उसको अपने थीसिस में कर लिया। अब आपका थीसिस तो जो है वर्ल्ड वाइड नहीं जा सकता ना, वो तो आपके सुपरवाइजर के पास है, या आपके पास है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपकी जो यूनिवर्सिटी की या आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में वो सेव हो जाएगा, जहाँ पर कभी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक पर काम कर रहा होगा तो वो उसको निकाल कर उसको जो है पढ़ लेगा। लेकिन जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड जाता है, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल का जो है पब्लिक उसको करवाने जा रहे हैं तो आपका पेपर पूरी दुनिया में पढ़ा जाएगा, जहां जहां उसके उसके रीडर्स होंगे, जहां जहां अगर सपोज आप अगर क्लैप्सिला के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो क्लैप्सिला के ऊपर जो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो आपके पेपर को सर्च करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप जो है एजुकेशन दूसरों तक स्प्रेड कर रहे होते हैं। और फिर इसमें अगर जैसे हमारे जो एमफिल पीएचडी के बाद जैसे जो हमारे टीचर्स होते हैं या जो हमारे इस तरह के लोग होते हैं जिनको आगे आगे कैरियर में अपनी प्रमोशन के लिए उनको जो है पेपर्स चाहिए होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये यूजफुल होता है, ठीक है।
publishing research papers when the paper writing is finished and the author the paper to be worth published. The next step is to submit it for publication. ठीक है, अब वो चाहे किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी कॉन्फ्रेंस की बुक में कर रहे हैं, जर्नल में कर रहे हैं और ये बुक में कर रहे हैं. The selective focus here is on journal articles and conference papers. ठीक है ना, कि अगर आप आपको पेपर पब्लिश करना है. अच्छा, अब पेपर पब्लिश करने जब हम जा रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या क्या होता है. Complete your research. ठीक है, identify the original work, record the data either in graphs or tables form. ठीक है, अब हमने पेपर अपना पूरा पब्लिश करके कर दिया. Prepare the manuscript. ठीक है, prepare हमने अपना पूरा जर्नल, पूरा पेपर राइट अप किया. Write the paper as per journal as per journal or conference formatting. Use good quality images. ठीक है, हमने अपना पेपर according to journal रेडी कर लिया. अब हमने submit the manuscript. इसको हमने सबमिट कर दिया. अपलोड द पेपर इन द पोर्टल और जर्नल कॉन्फ्रेंस. ठीक है ना, जो भी वहां पे जर्नल का पोर्टल हमने उसको अपलोड कर दिया. इसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट गेट्स रिव्यूड. ठीक है, अब यह 2 से 3 पर्सन आपका जो है पेपर को रिव्यू करते हैं. फीडबैक नीड टू बी कंसीडर्ड एंड अप्लाइड. ठीक है ना, जो फिर जो उनका फीडबैक आता है फिर उससे आपको इन्फॉर्म किया जाता है. अच्छा, फिर उसके बाद डिसीजन में भी कुछ चीजें होती है. डिसीजन आपको उन्होंने किया, डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक बाय द रिव्यू द पेपर इज रिजेक्टेड, आस्क्ड टू बी रिवाइज्ड और एक्सेप्टेड. ठीक है ना, डिसीजन 3 तरह के. ठीक है, या तो आपका पेपर, उन्होंने जो आपके पेपर को जो रिव्यू किया फिर उन्होंने आपको फीडबैक दिया, आपका पेपर या तो रिजेक्ट हो गया, या फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो है माइनर आपको चेंजेस करनी है, कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, वो करके आप रिवाइज करें और दोबारा पेपर आप सबमिट कर दें, या फिर आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है. ठीक है, ये 3 चीजें होती है. अगर आपका पेपर रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट द पेपर, फाइनल चेक्स ऑफ क्वालिटी प्लेस इन द क्यू फॉर पब्लिकेशन. ठीक है ना, तो आपको दोबारा से इसको जो है रिवाइज द पेपर, फिर आपको पेपर अपना जो है एक बार दोबारा से उसको रिव्यू करना होता है, दोबारा से उसको एक बार चेक करना होता है इस पेपर में कहाँ अगर एक्सेप्टेंस हो गई, क्या है फाइनल चेक्स ऑफ क्वालिटी. ठीक है, उन्होंने तमाम चीजों को चेक किया, फिर आपका पेपर जो है जो उसके जो इश्यूज पब्लिश होने हैं उसमें फिर वो क्यू में आपका पेपर एड अप हो जाता है, फिर वो जो है पब्लिश के मरहले में. इसके बाद आपकी जो है इसकी पब्लिकेशन हो जाती है. ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमारे पेपर पब्लिश जब हम करवाने जा रहे होते हैं तो उसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए. अच्छा, एथिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं. What information will you give participants before seeking their consent. ठीक है ना, कि आप अपना पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं तो उसमें जितने आपके पास पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आपने जो है पूछ दिया कि भाई मैं अपना पेपर इस पब्लिश में करवाने जा रहा हूँ, तो आप लोगों ने इसमें पेपर में जो है पार्टिसिपेट, हम जो है इसमें हम परमिशन देंगे. हाउ मच से जो है वो करंट इशू उसमें किन चीजों, व्हाट फुल बर्डन विल बी इम्पोज्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स. ठीक है ना, कि क्या क्या आप उनको जो है देने जा रहे हैं. व्हाट रिस्क विल पार्टिसिपेंट्स अदर बी एक्सपोज्ड टू. ठीक है ना, क्या उनके साथ ये पेपर रद्दमल होने जा रहा है, किस तरीके से वो उसको वो करेंगे. ठीक है, व्हाट बेनिफिट्स. हाउ अगर जैसे हमने पेपर लिखा है, ठीक है, तो नेक्स्ट के पेपर लिखने में हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को उससे क्या बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं. ठीक है, माइट पब्लिकेशन रिवील्स पेशेंट आइडेंटिटीज. ठीक है ना, कि पेशेंट्स में जैसे हम कोई सर्वे बेस्ड पेपर लिख रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आपने पेशेंट की इसमें आइडेंटिटी तो नहीं शो की. पेशेंट का घर का एड्रेस, पेशेंट का फोन नंबर, ये तमाम चीजें आपको इसमें मेंशन नहीं करनी होती. ठीक है, तो ये भी आपके पास इसमें एथिकल इश्यूज में आती है चीजें. एग्जैक्टली व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू, इसे हम कहते हैं PICU, पीकू या PECO, मींस P who are the patient or what's the problem. ठीक है, who are the patient मींस कि आपका जो सैम्पलिंग जोन था वो क्या था.
ठीक है। अगर जो सपोज जैसे आज मैं इस पे नेगलेरिया की एग्जांपल दे रही हूँ बार बार, ठीक है। जैसे हमने नेगलेरिया पेशेंट तो आपके उसमें जो है पेशेंट पेशेंट कौन से थे जो नेगलेरिया से इफेक्ट हुए, और व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज नेगलेरिया। आई और ई से मुराद क्या है, व्हाट इज द इंटरवेंशन और एक्सपोजर, क्या आपका इसमें एक्सपोजर क्या रहा, आपका इंटरवेंशन रिजल्ट्स क्या रहा। व्हाट इज द कंपैरिजन ग्रुप, आपका कंपैरिजन, ठीक है, वो भी इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि आपने इसमें जो है एक तो नेगलेरिया के पेशेंट लिए, दूसरा आपने कहीं कोविड-19 के पेशेंट को नहीं पिक कर लिए, वो भी इसमें डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, व्हाट इज द आउटकम और एंड पॉइंट, आपका आउटकम और एंड पॉइंट क्या था, ये हम उसमें जो है मेंशन करने जाते हैं, जिससे हम पी को PICU या PECO कहते हैं। अच्छा, अब क्या है, अब देखें ये एक कार्टूनिक पिक्चर है जिसमें इस शख्स ने पेपर लिख दिया। अब वो सब लोग खड़े हुए हैं, वो लोग कौन है, रिव्यूअर्स हैं, जो रिव्यूअर्स देखने जा रहे हैं कि भाई आगे जा प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग अ जर्नल आर्टिकल, आइडेंटिफाई अ टारगेट जर्नल। टारगेट जर्नल जैसे मैंने बताया कि आपको जर्नल को टारगेट करना होता है कि आपका जर्नल आपके टॉपिक से रिलेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। फॉलोइंग द जर्नल इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो जर्नल में आप पब्लिश करवाने जा रहे हैं वो देखें कि वो जर्नल आपके मुताबिक है भी कि नहीं है, और फॉलो करना जरूरी होता है। कि किसी के एब्स्ट्रैक्ट में चेंजेस होती हैं, उनको किसी को एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर में चाहिए होता है, किसी को नॉन स्ट्रक्चर चाहिए होता है, इस तरह की चेंजेस होती हैं, किसी का जो रेफरेंस स्टाइल चेंज होता है। सबमिटिंग द पेपर, अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन प्रोसेस, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसमें लोग बहुत ज्यादा कभी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि जो उनके पास अगर खुदा ना खास्ता रिजेक्शन की कि उसको दोबारा से आप उसको चेक करें, फिर भी वो लोग सारे टेंशन में आ जाते हैं कि आप क्या करें, हमारा हमारा पेपर तो एक्सेप्ट नहीं हो। रिवाइजिंग का पेपर, आंसरिंग क्वेरीज, अगर आपका पेपर है, ठीक है, आपने पेपर लिखा, अब अगर आपके पास जो है डिफरेंट जो है रिव्यूज से आपसे क्वेश्चंस पूछे तो उसको क्वेश्चंस पे अच्छे तरीके से रिप्लाई करें, उनको बताएं, उनकी जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करें ताकि आपका पेपर फिर पब्लिशिंग की तरफ जाए। किस तरीके से किया। Identify a target journal. After preparing a manuscript, your next step is to journal for the publication for your research. Okay, there are several criteria that should be considered in accurately selecting a journal for manuscript submission. इसमें मैंने भी बहुत बताया आपको, ठीक है ना, किस तरीके से अगर मैं फिजिक्स के जर्नल की कोई मैं बात करूं तो उनका एक स्कोप क्या होता है, उनको तमाम फिजिक्स के जर्नल्स को पब्लिश करना होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन येट अवॉइडेबल रीजन फॉर जर्नल रिजेक्शन इज मिसमैच बिटवीन द मैन्युस्क्रिप्ट एंड द जर्नल एम्स एंड स्कोप। ठीक है, कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट जर्नल्स के एम एंड स्कोप से मैच नहीं करता, तो आपका पेपर फिर रिजेक्ट हो जाता है। उसके लिए फर्स्ट डिटरमाइन वेदर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर आर्टिकल मैचेस दैट ऑफ द टारगेट जर्नल। कंसीडर द सॉर्ट ऑफ रिसर्च दैट योर जर्नल इज थ्योरेटिकल और अप्लाइड। ठीक है ना, कि आपका काम कैसा है, फिर उसके लिहाज से आप जर्नल्स को पब्लिश करें। इसके लिए छोटी सी टिप ये कि रीड थ्रू द जर्नल्स एम्स एंड स्कोप एंड देन गो थ्रू द टाइटल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ पेपर। ठीक है ना, जो जर्नल आप पब्लिश करने जा रहे हैं उसका पहले आप जो है 3 से 4 मार्क का वॉल्यूम उठाकर चेक करें कि इसमें जो पेपर पब्लिश हुए हैं वो आपके टाइटल से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। In recently published issues of the journal, this will help you narrow down the topics the journal is interested in। ठीक है ना, उससे आपको पता चलेगा कि आप जिस जर्नल में पब्लिश करने जा रहे हैं वो आपके मैन्युस्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द, अच्छा, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द रीडरशिप एंड टारगेट ऑडियंस।
ठीक है ना, क्या आपकी ऑडियंस क्या है. इफ योर पेपर इज हाईली स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल, you will do better to publish in a journal with a small but very specific target audience. ठीक है, अगर आपका जर्नल एक बहुत ऐसे हाई फाई, आपने किसी टॉपिक के हवाले से लिखा है जो इतना ज्यादा लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपके जर्नल भले वो हो लेकिन स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए हो, कि भाई जो आपने जिनके लिए लिखा है वो उन्हीं के लिए इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है. Reaching the right readership can sometimes be more important than reaching a wide readership. ठीक है, ये बात समझ में आई कि राइट रीडरशिप इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन वाइड रीडरशिप. ठीक है, क्या आप जो बंदा पढ़ रहा है वो एक्यूरेट पढ़ रहे हैं, ना कि 10 लोग उसको पढ़ रहे हैं, 10 में से किसी के समझ में नहीं आया, 5 बंदे उस पेपर को पढ़ रहे हैं, उन पांचों की अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो ये आपकी सक्सेस है. ना कि जो 10 लोगों को समझ में नहीं आया उनको आपको 10 को पढ़वाने का कोई फायदा नहीं. अच्छा, इसके लिए एक छोटी सी टिप क्या है, ब्राउज थ्रू जर्नल इश्यूज एंड चेक द कंट्रीज ऑफ द ऑथर्स इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशंस. ठीक है ना, कि कौन सा कहाँ पर आपका ये जर्नल सस्टेन करता है, कहाँ पर उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. फॉर एन ईस्ट Asian author, chances of publication are likely to be higher than a journal with diverse authorship rather than with one whose authors are largely or solely from the US. ठीक है ना, एक आपका वो एथनिक इशू भी होता है. अगर जैसे अगर आप विटामिन डी के हवाले से लिख रहे हैं या उसको लिख रहे हैं, तो वो कौन से आपके जो रीडर्स के लिए वो यूजफुल साबित हो सकता है, इसकी भी आपको चॉइस करनी इसमें इंपॉर्टेंट होती है. क्राइटेरिया 3 क्या है, इज द जर्नल हाईली विजिबल. Once your paper is published, it should be easy to find by other researchers. Journal visibility plays an important role in this regard. ठीक है ना, अगर आपका जर्नल ऐसा कोई जर्नल है जो कोई पढ़ते ही नहीं है, तो फायदा ऐसे जर्नल में जो है पब्लिश करवाने का, आपने अपनी पूरी मेहनत वेस्ट कर दी एक तरीके से, कि जो जिसके पास रीडर ही नहीं है वो कैसे आपका जर्नल फिर आपका पेपर आगे जाएगा. ठीक है, तो इसलिए आपके जर्नल की विजिबिलिटी क्या है, कितने लोग आपके जर्नल को रीड करते हैं, जिस जर्नल में आप भेजना चाह रहे हैं, इसको भी नोट डाउन करना चाहिए. इज द जर्नल अवेलेबल ऑनलाइन. क्योंकि देखें आजकल लोग जो है चीजें ऑनलाइन कर रहे होते हैं, आजकल हार्ड कॉपी का जमाना खत्म होता जा रहा है, कि लोग हार्ड कॉपी करके प्रिंट करके उसकी फाइल बना के रखते हैं. आज लोग अपने लैपटॉप पर ही फोल्डर्स बना लेते हैं, फोल्डर बनाकर उसको फिर अपने जब उनको वो चीज चाहिए होती है उसको फिर पोस्ट करने होते हैं. तो आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन भी विजिबल होना चाहिए ताकि लोगों को उसको रीच करने में आसानी हो. पब्लिशिंग इन जर्नल्स दैट आर ओनली सर्कुलेटेड इन प्रिंट कैन सीरियसली लिमिट द नंबर ऑफ पीपल कमिंग अक्रॉस और रीडर योर वर्क. ठीक है, अगर आपका पेपर जर्नल खाली प्रिंट फॉर्म में होता है तो आजकल के लिहाज से उसके व्यूज थोड़े से कम होंगे, उसके रीडर्स थोड़े से कम होंगे. Do a quick keyword search in your favorite database. Does the journal show up at the top of the research results? ठीक है, आप उसको जो है अपने जो हमारे डिफरेंट डेटाबेस है, पबमेड है, जो भी हमारे पास रिसर्च साइट्स होती हैं, उन पर आप उसको चेक कर रहे हैं, देखें कि आप जो जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करवाने जा रहे हैं वो उसमें क्या सर्च में टॉप पर आ रहे हैं, या बहुत ही आप जब 10-20 पेजेस के बाद फिर उसके नंबर आ रहे हैं, तो फिर उसकी इतनी वो वर्तेबल है. C4 criteria 4 क्या है, what is the CV value of publication. ठीक है, CV value क्या होती है, CV value some authors put a premium on journal prestige. Here are some factors to consider. Editorial board members. Prestigious journals usually have eminent researchers as member of their editorial board. Visit the journal website to check the names on the editorial board. Are the board members well known in your field of study? ठीक है, जो हमारे पास एक एडिटोरियल बोर्ड होता है हर जर्नल के, उसमें आप देखिएगा ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं, उसमें एक एडिटोरियल बोर्ड होता है जो तमाम पेपर्स को, जो तमाम जितने भी पेपर्स है उनको चेक कर रहा होता है. तो उसके जो रिव्यू, जो उसके एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स है, कहीं वो उस फील्ड के हैं भी कि नहीं है, इस चीज को भी मेक श्योर करना लाजमी होता है. व्हाट इज द जर्नल्स इम्पैक्ट फैक्टर. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. डोंट जस्ट लुक एट द एक्चुअल इम्पैक्ट फैक्टर, सिंस इम्पैक्ट फैक्टर वैल्यूज वेरी बाय फील्ड. Consider the impact factor relative to those of similar journals within your field. ठीक है, उसको अपनी फील्ड के मुताबिक आप उसको जो है चेक करें. अच्छा, इसमें क्या टिप है, एज अ रूल ऑफ थंब
Prestigious journals have a rejection rate of around 90%, while the average journal rejection rate is around 50%. ठीक है, क्यों? Prestigious journal means कि जो आपके पास अगर मैं नेचर की बात करूँ, ठीक है, तो नेचर एक ऐसा जर्नल है जिसमें हर पेपर पब्लिश नहीं होता, उसमें 90% तक रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप किसी लो ग्रेड के, किसी लो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के, किसी ऐसे जर्नल के जो सिर्फ आपके ऑनलाइन पेपर पब्लिश कर रहा है, आपसे उसकी फीस लेकर पब्लिश कर रहा है, उसका जो है आपका रिजेक्शन रेट लो होता है, एक्सेप्टेंस रेट हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ आपका पेपर पब्लिश करना होता है, वो उसकी वर्थ और वैल्यू से उसको कोई उनको कंसर्न नहीं होता। But rejection rates can be misleading. For example, many authors submit to lower tier journals thinking that they will have a better chance of publication. But with the increased number of submissions, these journals end up rejecting more papers, increasing their rejection rate. ठीक है, लिहाजा इस चीज से भी अवॉइड करने के लिए पूरा एक बार आप उसको सर्वे करें, उसको चेक करें, आपके जहां भेजने जा रहे हैं वो आपके लिए वर्तेबल है कि नहीं। क्राइटेरिया 5 क्या है? व्हाट इज द जर्नल्स टर्न अराउंड टाइम? ये भी इंपॉर्टेंट होता है। हाउ मेनी इश्यूज डज द जर्नल पब्लिश इन अ ईयर? ठीक है, एक साल में तो कितने इश्यूज पब्लिश होते हैं। अ मंथली जर्नल इज मच मोर लाइकली टू रिव्यू योर आर्टिकल क्विकली कंपेयर्ड टू द जर्नल दैट ओनली पब्लिश once a year. Okay, some journals list the date submitted and date accepted. Comparing these dates will give an approx idea of the turnaround time. ठीक है, कि जो है आपको कुछ जर्नल्स आपके जो है इसमें ट्वाइस ईयर करते हैं, कुछ वंस ईयर कर रहे होते हैं, और फिर कुछ आपके जर्नल जो है इसमें आपके ये कर रहे होते हैं पर मंथ बेसिस पे। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या टिप्स है? जर्नल्स विद ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम्स आर लाइकली हैव अ faster turnaround time than journals that ask you to mail your manuscript. Ask colleagues about their experiences at specific journals. This will give you insider knowledge about the working of individuals. ठीक है ना? मशवरा लाजमी करें अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से, अपने जिन्होंने इसे रिलेटेड जर्नल पब्लिश करवाया उनसे पूछें इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, कोलीग से फ्रेंड से डिस्कस करना लाजमी। हु आर द ऑडियंस? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है जो आपके पेपर को रीड करने चाहिए। पेपर मस्ट बी रिटन फॉर अ स्पेसिफिक, किसी भी इन्फेक्शन के ऊपर टॉपिक लिखने में जा रही हूँ तो उसके ऑथर का मुझे पता, वो ऑडियंस का मुझे पता होना चाहिए कि उसका ऑडियंस कौन होंगे, कौन उस जर्नल को पढ़ते हैं। डॉक्टर लेवल के लोग पढ़ते हैं, रिसर्च लेवल के लोग पढ़ते हैं, या आम उसको जो पब्लिक उसको रीड कर रही होती है। A scientific paper is written for the editor and audience of the intended publication outlet. Okay, a thesis is written. Student typically publish part of his or her thesis. Okay, जैसे हमारे पास डिफरेंट पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने इसका कोई ना कोई पार्ट जो है उसको पब्लिश कर रहे होते हैं, अपने थीसिस में से पार्ट निकालते हैं। A thesis is written for supervisor, board of examiner and the fellow peers. ठीक है, मैंने को बताया तो थीसिस लिखते आपको खाली अपने सुपरवाइजर के लिख रहे होते हैं, एग्जामिनर के लिख रहे होते हैं, या अपनी लाइब्रेरी के लिख रहे हैं। Know your audience, know your subject, know your purpose and write accordingly. ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपको आपकी ऑडियंस बताओ, आपका सब्जेक्ट बताओ, आपको लिखने का मकसद बताओ, उसी लिहाज से आपको अपनी राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए और उसको पब्लिशिंग तक लेकर जाना चाहिए। अच्छा, अब आपको अपने पेपर लिख लिया, आपने पेपर सेट कर लिया, जर्नल सेट कर लिया, आपके रिजल्ट्स एंड डिजाइन, ठीक है ना, क्या आपका जो पेपर है उसके जो आपने रिजल्ट डिजाइन किए हैं, जो ग्राफ बनाए, जो टेबल बनाए, वो आपके अकॉर्डिंग टू जर्नल। एक्सपेरिमेंट मीट एक्सेप्टेड standards and the process of the keeping the research records is agreed upon. ठीक है ना, कि इसमें आपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो उसमें और
एडवांस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज ऑब्जर्व, ठीक है ना, पूरा उसमें जो है आपने तभी तमाम नॉलेज तमाम एडवांस को आपको उसे कर देखिए। तो a scientific paper must be published in the right place at the right time, ठीक है, right time और right place। चेकलिस्ट फॉर जर्नल सिलेक्शन, ये मैंने भी आप लोगों को बहुत डिटेल में बताई ये बात। while you choose a journal publication you should ensure the following: does the subject of your article match the journal's object focus? Does the journal accept the article type you intend to submit? Is the journal read by your target audience? Does the journal have an online edition? Is the journal's impact in line with your requirements? Is the journal regarded as a prestigious one? It's viewed by colleagues and peers. What is the turnaround time for articles submitted to the journal? How many times a year in the journals published? What are the publication charges? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपसे फीस कितनी ले रहे हैं? Is the length and structure of your manuscript acceptable to the journal? ठीक है, ये तमाम जितने पैरामीटर्स हैं तमाम को फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, चूज द राइट जर्नल, डू नॉट जस्ट डिसेंड द स्टेयर्स, सिर्फ ऊपर चढ़ना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन साथ साथ क्या देखना चाहिए कि टॉप जर्नल्स जैसे नेचर है, साइंस है, लैंसेट है, ये सब जर्नल्स आपके टॉप जर्नल्स। इसके बाद फील्ड स्पेसिफिक टॉप जर्नल्स, ठीक है। नेचर में अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया फील्ड स्पेसिफिक टॉप जर्नल्स, यानी जो आपकी फील्ड सेटिंग है। अदर फील्ड स्पेसिफिक जर्नल्स आते हैं, इसके बाद आपका नेशनल जर्नल्स आते हैं जो आपके लोकल जर्नल्स है। What constitutes a good journal? Impact factor मैंने बताया अभी, ठीक है। अब average number of times published papers are cited up to 2 years after publication, ठीक है। इसमें आपका जो impact factor पे अभी आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, immediacy index, average number, अच्छा, lead time और incubation time, average time taken for paper from reception for रिसिप्ट टू पब्लिकेशन, ठीक है ना, कि आपको जो है वहां पर उन्होंने पेपर पब्लिकेशन करके इससे भी आपको ईमेल रिसीव हुई, उसके बाद आपने फिर इसको जो है देखा कि आपका पेपर अभी पब्लिश हो गया। अच्छा, आईएसएसएन आईएसबीएन क्या होता है? प्रोसेसिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल और बुक नंबर मीनिंग रिकॉग्नाइज्ड। ये चेक करें कि जो आप पेपर में पब्लिश करवाने जा रहे हैं उसका आईएसएसएन नंबर मौजूद भी है कि नहीं। फॉलोइंग द जर्नल इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम पेपर पब्लिश करने जाते हैं तो उसको जो है इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर बिफोर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर योर पेपर, ठीक है। सबसे पहले आप अपना पेपर लिख लिया ना आपने उसको, लेकिन बिल्कुल एंडिंग तक लाने से पहले उसको पेपर पहले आप जर्नल चूज करें। जर्नल चूज करने से बात ये कि उसमें आपने अगर जैसे आप सपोज आप नेचर में जा रहे हैं पब्लिश करना, ठीक है, तो नेचर में आपने उसको इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर्स पहले आपने गो थ्रू कर दिया, उसके लिहाज से भी मजीद अब आप अपने पेपर को कस्टमाइज करेंगे, उसको अब आप उसको रिफ्रेन करेंगे, ठीक है। रिगार्ड देम व्हाइल preparing your paper and check them again before submitting your paper. Look at some recent issues of the journal, ठीक है। उससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपका पेपर आप इसमें जो जिसमें पब्लिश करवाने जा रहे हैं उसमें किस तरीके के पेपर्स पब्लिश होते हैं। Some questions the instructions may answers, ठीक है ना। What categories of articles does the journal publish, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से जर्नल पब्लिश हो रहे हैं। What is the maximum length of articles, कि इससे आपको हेल्प आउट होगा अगर आप और उसके जर्नल्स को करेंगे तो उसमें कितने इसमें लेंथ के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। 3 पेजेस के आर्टिकल्स हैं, 5 पेजेस के आर्टिकल्स हैं, क्या इसकी मैक्सिमम लेंथ है। What is the maximum length of abstracts, 1 पेज का एब्स्ट्रैक्ट्स है, 1 पैरा का एब्स्ट्रैक्ट है, हाफ पेज है, स्ट्रक्चर फॉर्म में है, नॉन स्ट्रक्चर फॉर्म में है, ये इसमें आप चेक करेंगे। Does the journal have a template for articles? If so, how can it be accessed, ठीक है ना। कुछ जर्नल्स आपको जो है टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको अपना आर्टिकल इस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो उसी तरीके से अपना जर्नल को आप अपने आर्टिकल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। What guidelines should be followed regarding writing style, ठीक है, कि इसमें आपको टाइम्स इटैलिक में लिखना है, टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है, किस तरीके से लिखना है। What section should the article include? What are the guidelines for each? Abstract सेक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया,
मटेरियल्स एंड मेथड हो गया, डिस्कशन रिजल्ट हो गया, डिस्कशन हो गया, कंक्लूजन हो गया। पास औकात कुछ जर्नल्स में आपके पास रिसर्च में डिस्कशन एंड रिजल्ट सेम सेम लिखे होते हैं, ठीक है, या फिर डिस्कशन एंड कंक्लूजन एक ही जगह उसको मेंशन करना होता है। तो ये भी आपको इससे पता चलेगा। व्हाट गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड रिगार्डिंग राइटिंग स्टाइल, हाउ मेनी फिगर्स एंड टेबल्स आर अलाउड, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर देम, ठीक है ना। अगर आपको पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं, उसमें उस जर्नल के लिए आपको टेबल्स में लिखना है या फिर फिगर्स में देना है, कौन सी चीज फिगर्स में करनी है, कौन सी चीज टेबल्स में करनी है, ये भी आपको जर्नल की स्टडी से पता चलेगा। इन व्हाट फॉर्मेट शुड रेफरेंस अपीयर, ठीक है ना, कि आपको इसमें एपी स्टाइल में लिखना है, कौन से स्टाइल में आपको अपने जो है रेफरेंस पेपर को पेयर करना है। इज दिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेफरेंसेस। अगर आपका एक 3 पेजेस का जर्नल अगर आपका पेपर है, ठीक है, तो उसमें आपको 15 से 20 रेफरेंसेस शो करने हैं या ज्यादा रेफरेंसेस शो करने, वो भी आपको जर्नल के एक स्टडी से पता चलेगा। इन व्हाट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट शुड बी प्रिपेयर, शुड द पेपर बी प्रिपेयर, ठीक है, वो आपको बाय ईमेल सेंड करेंगे या हार्ड कॉपी भेजेंगे, किस तरीके से आपको। तो जर्नल की जब आप स्टडी करते हैं पेपर पब्लिश करवाने से पहले, तो इसमें आपको इन तमाम चीजों के आंसर्स मिल रहे होते हैं। तो जर्नल की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने सबमिटिंग द पेपर, अब हम पेपर सबमिट करने जा रहे हैं। उसके भी डिफरेंट तरीके होते हैं। ट्रेडिशनल सबमिशन है यानी बाय मेल कर दी, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन है कि बाय ईमेल कर दी, ठीक है। इसमें आप फिर आप इसमें अपना कवरिंग लेटर एक ऐड कर रहे होते हैं, फिर अगर कोई और उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेटर फॉर द सबमिशन, जैसे अक्सर औकात कुछ जर्नल्स में आपको जो है एक लेटर भी रिक्वायर्ड होता है। लेटर का फॉर्मेट इस तरीके से हम लिखे होते हैं। डियर एडिटर, प्लीज रिगार्ड माय आर्टिकल टाइटल स्पीच आर्स एंड डैश फंक्शन फाउंड इन कन्वर्सेशन मॉडल्स, ठीक है ना। ये हमारा जर्नल का, ये हमारा मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल है। फॉर पब्लिकेशन इन योर जर्नल, फॉर ये हमारा जर्नल का नाम है IJLLALW, ठीक है। आई अंडरटेक दैट माय आर्टिकल इज नॉट अंडर कंसिडरेशन फॉर पब्लिकेशन एज पेयर, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। ये आपने एक तरीके का एक लेटर उनको जो है बनाकर भेज दिया। अच्छा, अब इसमें जो है सब कैटेगरीज ऑफ एडिटर्स एंड जर्नल्स, ठीक है। अब उसमें वहां पर आपका डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं जो आपके एडिटर्स, जो आपके पेपर को पढ़ते हैं, रिव्यूज करते हैं, ठीक है। रिव्यूअर होता है। ई जर्नल हैज एन एडिटोरियल बोर्ड, जैसे मैंने बताया कि आपको एडिटोरियल बोर्ड को भी एक बार स्टडी कर लें ताकि आपको पता हो कि वहाँ उनकी उनकी कमेटी में, उनके बोर्ड में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, वो आपकी फील्ड से उनकी इतनी एक्सपर्टीज है भी कि नहीं है। that includes a number of reviewers who are responsible for reviewing submitting manuscript assigned them by an editor, ठीक है ना। तो वो आपके पेपर को रिव्यू करते हैं। इस तरीके से वहाँ पे एक एडिटर इन चीफ होता है, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एडिटर इन चीफ, ठीक है, इज टू मेक द फाइनल डिसीजन वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ सबमिटेड पेपर, ठीक है। एडिटर इन चीफ जो होता है वो फाइनल डिसीजन करता है। इस बार आपका एसोसिएट एडिटर होता है। इन केस ऑफ अ जर्नल हैज अ बोर्ड ऑफ एसोसिएट एडिटर्स, ठीक है ना। वो फिर उसको जो है डिफरेंट, उसको जो है कस्टमाइज कर रहे होते हैं, फिर आपको आगे जाकर एडिटर इन चीफ को इन्फॉर्म कर। इनिशियल स्क्रीनिंग बाय द जर्नल, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फॉर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फॉर कंप्लायंस विद इंस्ट्रक्शंस, फॉर ओवरऑल क्वालिटी, ठीक है। ओवरऑल क्वालिटी आपके जर्नल की क्या है, स्कोप, ठीक है। एक जर्नल में तमाम चीजें होती है। रैंकिंग एंड रिकॉग्निशन क्या है इसकी, पब्लिशिंग टाइम क्या है, एक्सेप्टेंस रेट क्या है, कंटेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है ना। एक्सेस एंड फीस, फीस क्या है इसकी, स्कोप एंड पेपर का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल सबमिशन, अब अपने ये आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ, ये आपकी भी वहाँ पर जो है आपको वहाँ से आपका आर्टिकल सबमिट हो गया, फिर वहाँ से आपके पास ईमेल आएगी, ठीक है। इसमें आपको वो एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि आपका पेपर जो है पब्लिश हो गया है, और उसमें जो है आपके जो है फिर वो जो है प्रिज्म को चेक करते हैं, तमाम चीजों को चेक करते होते हैं। इफ द सिमिलरिटी इज लेस देन 20%, इट विल बी सेंट टू रिव्यूज, यू विल रिसीव द रिव्यू रिजल्ट्स एंड फर्दर इंस्ट्रक्शंस, ये आपके पास ईमेल आ जाती है, ठीक है। वो से तमाम तर जर्नल्स में यही होता है। इस पर आपका जो है पीड रिव्यू, पीड रिव्यू में क्या होता है,
एवोल्यूशन बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, जो आपके फील्ड के लोग होते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री में कोई पेपर लिखा है तो वो बायोकेमिस्ट्री के ही फील्ड के आपके जो रिव्यूज होंगे, उसका मकसद क्या होता है, टू हेल्प द एडिटर डिसाइड वेदर टू पब्लिश द पेपर, ठीक है, टू हेल्प द ऑथर्स इम्प्रूव द पेपर वेदर और नॉट द जर्नल एक्सेप्टेड, ठीक है। वो एडिटर की हेल्प कर रहे होते हैं कि ये पेपर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, इन द सेम टाइम वो ऑथर की भी हेल्प कर रहे होते हैं, जो उसको पेपर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब ये चीज इम्पोर्टेंट ये है कि लोग जिस चीज पर बहुत ज्यादा एक तो जज्बाती हो जाते हैं, बहुत टेंशन में चले जाते हैं कि हमारा पेपर एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये हमारे ये डिसीजन आया, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन प्रोसेस बेस्ड, अब देखिए ये जो मैंने एक कार्टूनिक इमेज लगाया है, इसमें ये शख्स जो है वो बैठे बैठे बेचारा जो है बिल्कुल ढांचा बन गया कि ये जो रिजल्ट का वेट कर रहा है कि क्या इसका जो है वहां से रिजल्ट आया है। Based on the peer review advice, the editor's own evolution, the amount of space in the journal, other factors options, ठीक है। अगर आपके पास आ गया acceptance without revision, a rare event, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है, कि आपके पास एक्सेप्टेंस आ गई कि विदाउट कोई एनी रिवीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका पेपर बिल्कुल 1 2 में पब्लिश हो गया, वेरी गुड। एक्सेप्टेंस विद माइनर रिवीजन, ये होता है अमूमन, ठीक है ना। मैं भी जैसे पेपर रिव्यू कर रही होती हूँ तो उससे मुझे ये आइडिया होता है कि पेपर में कुछ ना कुछ आपकी एक्चुअली इसमें जो है कोई पंक्चुएशन एरर होता है, कोई ग्रामेटिकल एरर होता है, इस तरह की जो है इटैलिक चीजों का एरर होता है, रेफरेंसेस में जो है प्रॉब्लम्स होती है, रेफरेंसेस मैच नहीं कर रहे होते हैं, तो ये चीजें आपके जो है माइनर रिवीजन में जाती हैं, जो आप इसको आप सही कर लेंगे तो आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिवाइज मींस मेजर चेंजेस यूजुअली विद एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर जैसे आपने सपोज आपने बायोकेमिस्ट्री एक पेपर लिखा, उसमें आपने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किए जो आपको इस पेपर के लिए रिक्वायर्ड थे, जो आपको करने चाहिए थे, जिससे करने के बाद आपका रिजल्ट और आपका कंक्लूजन और क्लियर हो जाता, तो वो कहेंगे कि भाई अब आप ये मजीद इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट ऐड करें, ठीक है। एडिटर्स यूजुअली सेंड द रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट बैक टू वन और मोर ऑफ ओरिजिनल रिव्यूज, ठीक है ना, वो उसके जो है रिव्यूज के बाद भेजेगा। अच्छा, इसके बाद आ गई जो बहुत ही डिसहार्डनिंग वाली फीलिंग होती है, रिजेक्ट with encouragement to resubmit after extensive revision and addition of new experimental data to address the flaws issues in the original manuscript, okay। it means आपका पेपर रिजेक्ट हुआ है, लेकिन आप अपना पेपर उसको दोबारा से पब्लिश करवा सकते हैं, इसको सबमिट करवा सकते हैं आफ्टर दिस मेजर मॉडिफिकेशन, जिसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल चेंजेस करनी है, कुछ चीजें ऐसी मॉडिफाई करनी है जो मेजर चेंजेस होती हैं। इसके बाद आती है एक फेज जब पेपर कंप्लीट रिजेक्ट हो जाता है, सबमिट टू अनदर जर्नल। इसके बाद आप जाते हैं सबमिट टू अनदर जर्नल, क्या भाई चलो अब यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं कहीं और इसको भेज दो, ऊपर देखें लिखा है कांग्रेचुलेशंस योर पेपर वाज एक्सेप्टेड बाय द, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपको ये रिमार्क्स में कोई जब ईमेल आती है ना। अच्छा, अब ये है रिव्यू रिजल्ट। I am writing with regard to the paper that you submitted for possible publication in the International Journal of Language in Language Learning and Applied, ठीक है ना, ये आपने से भेजा। I am glad to inform you that based on the reviews comments your paper has been accepted to publish in the current issue with minor revision required, ठीक है, accepted हो गया है but उसमें minor revision required है। In order to receive the details review results and the comments of both reviewers for the better enhancement of the manuscript, please sign and send a copyright form। ये थी कि ये तमाम चीजें आपके आप देख ये डिफरेंट आपके पेपर्स पर जो है डिपेंड करता होता है, ठीक है। फिर ये आपको बता दें कि भाई ये आपका इस तरीके का रिजल्ट। रिवाइजिंग अ पेपर, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ईमेल आ गई भाई पेपर रिवाइज करना है। The goal is to improve the paper and get it accepted for publication, ठीक है। अब आपका ये गोल बन जाता है कि भाई मेरा पेपर एक बार इन्होंने मुझे रिवाइज करना है, पेपर दोबारा भेजना है ताकि मेरा पेपर पब्लिश हो जाए। रिवाइज एंड रीसबमिट प्रॉम्प्टली, ठीक है। ये नहीं कि ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ लोग ऐसा कर रहे होते हैं, पेपर रिवाइज होने को आया 1 महीना तक लेके बैठते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वो फिर क्या होता है, फिर आपका पेपर दोबारा से रिकंसिडर नहीं होता, और फिर आप भी उस चीज को फिर भूल जाते हैं कि इसमें कौन कौन से चेंजेस हैं। फौरी उसको जो है रिवाइज करके रीसबमिट करें as soon as earliest as possible।
इंक्लूड अ लेटर सेइंग व्हाट रिविजन्स वर मेड, ठीक है ना। उसमें जो आपके पास लेटर आया है आपके वहां से जर्नल की तरफ से, उसमें आप इसको बताएं, उसमें उसको मेंशन करें कि भाई ये चीजें थी जो मैंने इसको सही कर दी है। इफ यू रिसीव अ लिस्ट ऑफ रिक्वेस्टेड रिवीजन एड्रेस ईच इन द लेटर पॉइंट टू पॉइंट, ये नहीं कि सभी इकट्ठे करके भाई ये ले मैंने अब सही करके दी है, ऐसे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, क्या क्या आपको जो रिवाइज करने कहा गया वो रिवाइज कर दिया, चलो तो टिक करके उनको भेजा, भाई ये चीजें मैंने रिवाइज कर दी है, अब आप इसको दोबारा से एक बार गो थ्रू करें। इफ यू डिसएग्री विद द रिक्वेस्टेड रिवीजन एक्सप्लेन व्हाई इन योर लेटर, ठीक है ना, कि अक्सर ऐसा हो सकता है कि हमारा काम दूसरा हो लेकिन वो मे बी उन्हें अच्छी तरीके से वो चीज समझ में ना आए, उनकी नजर में वो गैप हो लेकिन हमारी नजर में वो गैप ना हो, हमने अपना काम इनको बेहतर तरीके से करके सबमिट किया है, लेकिन वहां से कोई कंप्लेन आ रही है तो उसको आप अच्छी तरीके से उनको क्लियर करें, एक्सप्लेन करें। ट्राई टू फाइंड अ डिफरेंट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम द एडिटर टू और रिव्यू आइडेंटिफाई, ठीक है ना। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, तो अगर वो उनकी आप की बात वो समझ नहीं पा रहे हैं, आपका पेपर उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कह रहे हैं इसमें आप ये चीज ऐड कर दें, ये ऐड कर दें, इसमें गैप्स है, तो आप उनको एक ईमेल करके उनको समझाएं कि मेरे काम इस तरीके से था, इसमें आप मजीद में चीज ये नहीं ऐड कर सकता, इसको मुझे इसी तरीके से ही पब्लिश करना है या करवाना है, तो वो फिर उनको चीजों को एक्सप्लेन करें। रिव्यू डिटेल्स मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये एक और लेटर है, डियर ऑथर थैंक यू, ये मैं आप लोग को लेटर इसलिए बता रही हूँ कि ये लेटर्स आते हैं तो फिर आप लोग को पता होना चाहिए कि जब आपके पास पेपर पब्लिश करने के बाद, पेपर सबमिट के बाद जब कोई ईमेल आ रही है तो उस पर किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है। डियर ऑथर थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर पेइंग द पब्लिकेशन फी, ठीक है ना, आप उनको जो है पब्लिकेशन फी सेंड कर दो। Attached, you can find the review results for the paper that you submitted in the journal. The reviews may have made some changes in red. Okay, please use the attached file to revise your paper. Please insert your paper in the journal template and format the paper as mentioned in the review details form. Highlight your changes in blue so that we can easily find out what revisions you have made. ठीक है, ये भी अक्सर होगा कोई जर्नल्स में होता है कि वो आपको कहते हैं कि भाई आप ब्लू फॉर्मेट पे करके दें ताकि हमें आइडिया हो कि ये चेंजेस आपने किए, हमें बाकी दोबारा से पूरी मेहनत ना करनी पड़े, हम सिर्फ उसी चीजों को ही रीड करें, डिस्कस करें जो चीजें आपने उसको बाद में अमेंडमेंट किए, जो चेंजेस किए। After highlighting the changes in the main paper in blue, you should complete the review checklist. ठीक है, जो चेकलिस्ट उन्होंने आपको भेजी है उसको कंप्लीट करके उनको आप वापसी ईमेल करें। Refer to the review result from the further possible comments, ठीक है ना। Send the revised version, आप जो है रिवाइज वर्जन एंड द करेक्ट कवर लेटर, ठीक है ना, उनको आप 5 डेज के अंदर रखो, ठीक है, एक डेट होती है स्पेसिफिक, उस डेट के अंदर उसको आपने भेज, ठीक है। The final version should only be sent in Word file. Important note क्या है, after the final submission the paper will be published and indexed soon. Any corrections in the names or affiliations of the authors after the paper is published result in multiple uploading of the same material which goes the journal, ठीक है ना। ये आपको पूरा इसमें डिटेल बताते हैं। अब ये एक बड़े मजे का ये है कि he received major comments on this article। अब मेजर कमेंट्स इनको क्या रिसीव हुआ था, ये हम इस तस्वीर से आइडिया लगा सकते हैं कि इनको किस तरीके के कमेंट्स रिसीव हुए हैं, है ना। ऑब्वियसली रिजेक्शन के ही कमेंट्स हुए, तभी इतनी ज्यादा इन्होंने जो है तो नाराजगी का इजहार किया हुआ है। रिस्पॉन्डिंग टू रिव्यूज डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, कभी भी जो है फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए कि भाई अब मेरा पेपर पब्लिश नहीं हुआ, अब तो मेरी दुनिया खत्म हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरी तरक्की रुक गई, मेरा थीसिस सबमिट नहीं होगा, मेरा वाइवा नहीं होगा, ये तमाम चीजें ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। दुनिया में कोई एक जर्नल नहीं है, आप दोबारा से उसको सेट करें, दोबारा से उसको एक बार रीफॉर्मेट करें, दोबारा से अपना कोई जर्नल सेलेक्ट करें, फिर उसको रीड करें, ठीक है। कुछ जर्नल कुछ पेपर ऐसे होते हैं 4-4 5-5 पर बार भी आपके जो है वो सबमिट नहीं होते, ठीक है। बाद लेकिन फाइनली आप उसको एक बार जब होता है तो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी कंप्लीट जो मैंने बताई तमाम चीजों को फॉलो करके एक बार फिर भेजें, ठीक है। अच्छा, आंसरिंग क्वेरीज,
अच्छा क्वेरीज क्या है, क्वेश्चंस फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट एडिटर, ठीक है ना। तमाम चीजें कभी ये आ रही होती है, सम टॉपिक्स ऑफ क्वेरीज है, मिसिंग इंफॉर्मेशन होती हैं, एंड एम्बिग्युइटीज होती हैं, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी होती है। ये तमाम चीजें वहां से आपके पास अक्सर औकात आप देखेंगे पेपर पब्लिश करते हैं ना, तो अक्सर औकात जो है आपके पास ईमेल्स आ रही होती है कि भाई ये क्वेरी है। लेकिन इसके लिए एडवाइस क्या है, रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, पोलाइटली एंड कंप्लीटली yet concisely, ठीक है। प्रॉम्प्टली, फॉरन, ये नहीं कि ईमेल आए हुए एक हफ्ता हो गया बैठे रहे, चलो कोई बात नहीं यार पहले ये काम कर लें फिर ये करें, ऐसा है बिजनेस, ठीक है ना। प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करें पेपर के हवाले से, पोलाइटली, ठीक है। अगर उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो ये देखिए, बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जो काम हमने किया है ना उनको हमसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं समझता। इस बात को मद्देनजर रखें, जो काम आपने अपनी लाइफ में किया है वो सबसे ज्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, ना कि किसी दूसरे फर्द के लिए। मे बी उनको उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनको पोलाइटली तरीके से आप अपना काम बताएं कि सर मेरा काम इस टॉपिक पर था, मैंने ये किया है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ये काम सही है, तो ये मेरा काम आप पब्लिश कर सकते हैं। और कंप्लीटली, ठीक है, ये नहीं कि आधी अधूरी बात करके बस फिर वो फिर जितना लंबा आप खींचेंगे इस चीज को उतना ही फिर आपकी पेपर पब्लिकेशन में डिले होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका ये reviewing proofs after acceptance, authors are sent proofs of their manuscript but only changes to the title, author spelling, grammar, formatting or scientific errors will be permitted, ठीक है। all corrections must be approved by the publishing team, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पास जो रिव्यूइंग प्रूफ्स होते हैं, जो आपके पास वहां पर चेक कर होते हैं, वो आपको तमाम तमाम चीजों को चेक करके फिर आपको बताते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेप क्या है, फर्स्ट सेलिब्रेट पब्लिकेशन ऑफ योर पेपर, ठीक है। अब आपका पेपर पब्लिश होने जा रहा है, पब्लिश हो चुका है। Then some journals publish the paper online as a PDF file of the final manuscript that was accepted for publication, ठीक है ना। तो जर्नल्स आजकल ऐसे हैं जो सिर्फ आपका जो है वो ऑनलाइन ही पब्लिश कर रहे होते हैं। फाइनल रिवाइज पेपर एंड रिव्यू चेकलिस्ट, ठीक है ना। अच्छा ये मैंने आपको बताया, ये भी एक वो आया है, इनफॉर्मेटेड योर पेपर हैज बीन पब्लिश्ड नाउ, ठीक है। अब आपका पेपर पब्लिश हो गया। मेनी थैंक्स वंस अगेन फॉर कंसीडरिंग द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लैंग्वेज बेस्ट, ठीक है ना, एज एन एकेडमिक प्लेस टू शेयर योर लेटेस्ट फाइंडिंग विद अदर स्कॉलर्स, ठीक है। मुबारक हो, आपका पेपर पब्लिश हो गया। अब आप ठीक है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये डूज एंड डोंट्स व्हेन सबमिटिंग पेपर्स, ये स्लाइड को जरा गौर से, ठीक है। डू लुक इनटू वेदर द जर्नल हैज पेड चार्जेस और सबमिशन फीस, और फीस फॉर कलर इलस्ट्रेशन इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इसमें आप देखिए कि इसकी जो है अगर पिक्चर है, कोई ऐसी चीज है जिसमें कलर है, कितनी चीज कितनी इसकी चार्जेस है। डू प्रिपेयर अ कवर लेटर फॉर योर पेपर इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, द नेम ऑफ द ऑथर्स, academic degree, position, affiliation, the address, telephone number, email address, ये तमाम चीजें आपके पास जो आपका कवर लेटर है उसमें लाजमी मेंशन होनी चाहिए। Don't interpret the editor's decision letter too literally, ठीक है। For example, usually there are qualifiers in the decision letters like we can only accept your paper after major revision, or your paper is not acceptable in its current form. Should you choose to revise your paper, these are generally statements that are leaving the door open for you to revise, revert and resubmit, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है चीजों को कहते हैं ना कि लिटरली वो उसकी मीनिंग्स नहीं होती, जो हम कभी कभार समझ रहे होते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा डिसहार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये टाइम आपके पास होता है कि कहते हैं ना कि हर फेलियर के पीछे एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पेपर को मजीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ठीक है। रिवाइज, रिवर्ट एंड रीसन, रिवाइज करें, पढ़ें, सही से स्टडी करें, अपने पुलिस को पढ़वाएं, सही है, फिर उसको रीसबमिट करें, ठीक है। दिस हार्ड और दिस नाउ।
अच्छा, इम्पैक्ट फैक्टर का मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड में आपको बताऊंगी, लेकिन व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब पेपर पब्लिश करवाने जा रहे होते हैं तो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर, हम सबसे पहला सवाल यही होता है कि पेपर हमारा जो है जो कहीं पर पब्लिश हुआ, हमारे कुलीग्स फ्रेंड्स सब ये पूछ रहे हैं कि भाई इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? जर्नल्स इम्पैक्ट फैक्टर इज एन एनुअल मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू व्हिच आर्टिकल इज देन जर्नल्स आर साइटेड। ठीक है ना, कि उसमें किस तरीके के जर्नल साइटेड हुए, वो आपका ये एक उनकी एक एनुअल मेजरमेंट होती है। आईएसआई जर्नल्स एंड इम्पैक्ट फैक्टर्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जिसे हम आईएसआई कहते हैं। आईएसआई वाज फाउंडेड बाय Eugene Getfordo in 1960. It was acquired by Thomson Scientific and Healthcare in 1992, became known as Thomson ISI. ठीक है, अभी हम इसको थॉमसन आईएसआई कहते हैं। ISI publishes the annual journal citation reports JCR with which list the impact factors for the journals। ठीक है ना, वो impact factors तमाम जर्नल्स की एक जगह कंपाइल करके उसको पब्लिश कर रहे होते हैं। ठीक है, why submit to an ISI journal? If published, better visibility, higher credibility, good incentive। ठीक है, आईएसआई जर्नल्स, अब जैसे हमारे पास एचईसी है, एचईसी में भी आप देखें उनके पास कुछ स्पेसिफिक जर्नल्स हैं जो अप्रूव जर्नल्स हैं। अगर आप उन अप्रूव जर्नल में अपने पेपर्स पब्लिश नहीं कर रहे हैं तो एचईसी उसको अप्रूव नहीं करता, वो एचईसी के पोर्टल में आपके पास वो नहीं अप्रूव होते हैं। तो उन जर्नल्स के बिहाफ पर आपकी कोई तरक्की, आपकी प्रमोशन, आपकी इंसेंटिव, वो सब चीजें काउंट नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए जरूरी होता है कि आप अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू योर आप अपना जर्नल पब्लिश करें। ठीक है, तो ये फायदा होता है। इफ रिजेक्टेड, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद फ्री यूजफुल रिव्यूज। ठीक है, अगर आपका पेपर रिजेक्ट भी हो गया आईएसआई जर्नल में, ठीक है, अगर पब्लिश हो गया, वेल एंड गुड, बेटर विजिबिलिटी आ रही है, हायर क्रेडिबिलिटी है, गुड इंसेंटिव है। अगर रिजेक्ट हो गया तो भी आपको एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है ना, if your paper is of high quality but submitted to a non ISI journal, you have wasted a rare chance। ठीक है, कि आपका पेपर अच्छा था, हाई क्वालिटी का था, बट वो नॉन आईएसआई जर्नल में पब्लिश हुआ, तो उसकी इतनी ज्यादा कोई विजिबिलिटी या क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, बस आगे कि आपका पेपर पब्लिश हो गया बस। ठीक है, व्हाट मेक्स अ पेपर पब्लिशेस इन आईएसआई जर्नल, जैसे मैंने बताया, टाइटल इंटरेस्टिंग एंड न्यू। ठीक है, ऐसा काम हो जो लोगों को लगे हाँ भाई नया है, कुछ नया चीज हम पब्लिश करने जा रहे हैं। रिलेवेंट लिटरेचर, व्हाई दिस रिसर्च इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज द मिसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट्स न्यू नॉलेज, कोई ना कोई नोबिलिटी होनी चाहिए ना आपके काम में। अगर टीबी के ऊपर हमें पता है कि भाई टीबी बहुत ज्यादा, जो लोग घुटे हुए माहौल में ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको टीबी, लेकिन कोई नई चीज नेग्लेरिया हमें पता है कि भाई ये हमारे फ्रेश वाटर, इसकी नॉवेल्टी क्या है, इसको मेंशन करें। मेथोडोलॉजी क्लियरली एक्सप्लेन। ठीक है, अक्सर लोग इसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, वो ये शायद नहीं करते कि भाई उनके काम से कोई और सीखे। ये भी इम्पोर्टेंट होती है, जब आप पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो आप अगले को बता रहे हैं कि भाई मैंने इस तरीके से काम किया। जब मैं पीएचडी कर रही थी उस टाइम मुझे बहुत हेल्प होती थी कि जो मैं पेपर्स अपने अपने देख रही होती थी, मेरे सीनियर्स के बाहर के जिन्होंने ब्लास्ट ऑफ सिस्टर्स होमिनिस के ऊपर काम किया था, जिन लोगों ने, उनके मुझे मेथोडोलॉजी से मुझे बहुत हेल्प मिलती थी कि भाई इन्होंने अगर इस तरीके से काम किया तो मैं भी इसको अपने पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिहाज से, हमारे लिहाज से इसको मैं वर्कआउट कर सकती हूँ। तो मेथोडोलॉजी आपकी क्लियरली एक्सप्लेन होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग उससे सीख सकें। ठीक है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन एंड फॉलोड गाइडलाइंस टू ऑथर्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन इसकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, ये नहीं कि एक टेबल एक ऊपर दिया हुआ है, एक टेबल नीचे दिया हुआ है, एक रेफरेंसेस आपका एपीआई फॉर्मेट में है, एक आपका जो है किसी और फॉर्म में, ऐसा है। ठीक है, फुल अंडर फॉल अंडर फील्ड्स, रिस्क लिया है उसमें फॉल करना चाहिए, उसी के मुताबिक होना चाहिए। गुड इंग्लिश विद क्लियरिटी, पंक्चुएशन, ग्रामर, सब चीज एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। 50 बार चेक करें लेकिन सही से चेक करें। ठीक है,
now your paper has been published. Mubarak. Okay. Thank you so much. Thank you so much, miss. Thank you so much. End of my presentation. Now stage is open for question and answer. बिल्कुल. वन बाय वन पार्टिसिपेंट्स आप डॉक्टर सदफ से जो है अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं. क्वेश्चंस हैं प्लीज चैट में, तो मैं देख रही हूँ 99 प्लस क्वेश्चंस आए हैं. जी आप लोग अपने अपने माइक ऑन करके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज यू कैन शेयर विद अस. कोई भी चीज आप लोगों को प्रेजेंटेशन में समझ में नहीं आई हो, कोई चीज पूछनी हो. हमारे पास डॉक्टर सदफ, क्या मैं बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल. उधर ले जाओ रूम में. प्लीज जो लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं वही अपने माइक ऑन कीजिए. अब क्वेश्चन करने के बाद अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा. ओके मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं एक पेपर पब्लिश करना चाहता हूँ और उसके लिए वो कोई कॉस्ट कहते हैं $150 या $250, कोई इंटरनेशनल जर्नल हो, बेशक वो BMG हो, BMC हो या फिर IJR हो, तो उसके लिए फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपना फ्री में पेपर पब्लिश करवा लूँ या फिर ओपन एक्सेस जो कि अच्छी कैटेगरी का हो, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर भी अच्छा हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? नो डाउट आपने जो गाइडलाइंस दी उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा, लेकिन कोई ऐसे जर्नल्स हैं जिसमें मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल. देखिए आपकी जो फील्ड है उसके मुताबिक आपको फ्री एक्सेस वाले जर्नल भी मिल जाएंगे और आपको जो है पे वाले जर्नल भी मिलेंगे. ठीक है, लेकिन ये कि उसमें अब आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपके पेपर की जो है वो कैटेगरी क्या है. अगर आपका पेपर ऐसा है कि जैसे सपोज हम कोई भी जो है बायोमेडिकल फील्ड ले लेते हैं. ठीक है, उसमें आपके पास जो है फ्री वाले आपके पास जर्नल्स भी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है वो मैटर कर रहा होता है. जैसे कि मैंने अभी ये बताया आपको कि जो ISI जर्नल्स के जो एक स्टैंडर्ड एवोल्यूशन के भी जर्नल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं. हम लोग आजकल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा है कि वो ये कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास उसके जो पे वाले जर्नल्स होते हैं, क्योंकि वो देखिए कुछ जर्नल्स हमारे पास आजकल बिल्कुल कहना चाहिए कि फेक है. फेक इस लिहाज से कि वो सिर्फ आपसे पेमेंट लेते हैं, उनका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता, उनकी कोई वर्थ नहीं होती. वो सिर्फ आपसे पेमेंट लेकर इवन कि आपका पेपर 1 गो में वो पब्लिश भी हो जाते हैं. स्टूडेंट्स फिर खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे पेपर 1 गो में जो है नोटिफिकेशन आया है, पब्लिश हो गया. लेकिन आफ्टर जब आप उसको अपने CV में ऐड कर रहे होते हैं, ये जिसके मैंने बताया कि उसमें HEC में जब आप उसको उसके पोर्टल पर अपलोड कर रहे होते हैं तो वहां पर उसकी कोई भी जो है वैल्यू नहीं होती है. तो आप कोशिश करें जी. और कोई क्वेश्चन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जितना इंफॉर्मेटिव मुझे चाहिए था मुझे अपने लिए इतना नहीं लगा. मतलब एक आपका टॉपिक जो है, आपका एक वेबिनार इस पे भी होना चाहिए. पब्लिशिंग की बात तो बाद में आती है, जिन स्टूडेंट को रिसर्च पेपर को प्रिपेयर करना नहीं आता, एक टॉपिक इस पे भी एक वेबिनार होना चाहिए पब्लिशिंग से पहले. जैसे क्योंकि मुझे डिफिकल्टी होती है, मुझे नहीं पता कि रिसर्च पेपर को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए. सेकंड, आपने जो बताया मतलब कि अगर हम पेपर पब्लिश करवाते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में या किसी भी जर्नल में, वो क्या डिफरेंस होता है? अक्सर जैसे आते हैं कि आप कॉन्फ्रेंस हो रही है कोई, तो आप अपना एब्स्ट्रैक्ट भेज दें, कोई जर्नल है या कोई इस तरह का, मतलब ये डिफरेंट सारी चीज़ें जो है, या कोई पोस्टर है उसमें भी हम अपना एब्स्ट्रैक्ट जमा करवा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है? हम कहाँ कैसे किस तरह से क्या बेहतर होता है
और अगर वही एक ही एब्स्ट्रैक्ट हम हर जगह पर एक इसमें कॉन्फ्रेंस में भी हो, जर्नल में भी हो, ये भी मतलब हो सकता है क्या? ये चीज समझ नहीं आती। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक अभी आपकी बात है पेपर राइटिंग के बारे में, तो इस पर हम पहले भी जो है वेबिनार कर चुके हैं। हम थीसिस राइटिंग के हवाले से भी हमारा जो है पास्टिक के साथ एक हमारा वेबिनार हो चुका है। एक अभी हमने इससे पहले पास्टिक के प्लेटफॉर्म से एक हमारा वेबिनार हुआ था, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। इस पर भी जो है हम वेबिनार कर चुके हैं। अगर आप हमारी पुरानी उसकी फास्टिक के पेज पर भी अगर आप जाएंगे तो वहां से भी आपको इसकी जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उससे भी आप उसको भी आप इस जो है देख लीजिएगा। और फिर आगे भी जो है हम फ्यूचर में भी इस पर दोबारा से एक ये प्रोग्राम रख लेंगे। और जहां तक आपकी उसकी बात है कि क्या डिफरेंस होता है, तो उससे बहुत बहुत डिफरेंस होता है। अगर जैसे आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर पब्लिश करवाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको खाली बस आपका एब्स्ट्रैक्ट चाहिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल खाली उनको आप अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवा रहे होते हैं, वो फिर आपका जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट पेपर में आपको जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें भी खाली उनको आपका एब्स्ट्रैक्ट चाहिए होता है। बहुत कम ऐसे जो है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस या ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपका पूरा पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं। अगर आप पूरा पेपर कहीं पर भेज रहे हैं तो आप उसी तरीके से ही भेजेंगे जैसे कि मैंने आज आपको बताया, या जैसे हम अपने जो है प्रीवियस वेबिनार्स में बता चुके हैं कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, उसी तरीके से आप उसको लिखकर आप उसको जो है वहां पर जो है पब्लिश कर देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी कॉन्फ्रेंस के में एज अ स्पीकर बोलने के लिए या अपनी पेपर प्रेजेंट करने के लिए भेजें, तो वहां पर खाली बस आपका एब्स्ट्रैक्ट जाएगा, जो डिपेंड कर रहा होता है कि उस कॉन्फ्रेंस का क्राइटेरिया क्या है। उनको स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट चाहिए या नॉन स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, वो फिर आपको जो है उस कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पर जाकर उसमें ऑथर्स क्राइटेरिया दिया होता है या फिर ऑथर्स गाइडलाइन दी होती है, उसके मुताबिक फिर आप अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है रेडी कर सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? मैम पहले अपना इंट्रोडक्शन जरूर कराया करें। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपना इंट्रो जरूर करवाएं। मैम मैं नबीला फरा बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। मैम शायद आप जो मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ शायद आप उसका ऑलरेडी आंसर जो है वो कर चुकी हूँ सेशन में। मैंने सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम हम लोग रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, लाइक मैं अब बेसिकली सोशियोलॉजी से हूँ, लाइक अब मैंने रिसर्च पेपर किया जो कि वुमेन हेल्थ से रिलेटेड है। अब जब हम लोग उस पेपर को किसी सोशियोलॉजी के जर्नल में जब भेजते हैं तो उस पर इस किस्म के मतलब वो इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है कि उसको किसी वुमेन या हेल्थ रिलेटेड या जेंडर से रिलेटेड जो है वो जर्नल में उसको भेजें। तो फॉर द लॉन्ग रन क्या होता है कि जब हम लोगों की इस तरह से रिसर्च आती है या हम लोग सीवी में मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि ये जर्नल जो है आउट ऑफ द स्कोप, इस पेपर को आउट ऑफ द स्कोप जर्नल में जो है वो सबमिट किया गया है। तो ये दोनों चीजें किस तरह से मतलब रिलेट होती हैं, क्योंकि अब हम लोग इस तरह से तो नहीं है कि रिसर्च को जो है वो सिर्फ सोशियोलॉजी तक उसको मतलब उसकी बेसिक्स को रखेंगे, वो एक्सपैंड करता जाता है वक्त के साथ साथ आपका काम, और उससे रेलिवेंट आपको जो है वो जर्नल्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया तो काइंडली मुझे इसके लिए थोड़ा सा अपडेट कर दें। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी ये बताया ना कि आपकी जो पेपर होता है आपका मैन्युस्क्रिप्ट है उसके मुताबिक जर्नल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपकी फील्ड है सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में जो जर्नल्स आपके पास अवेलेबल है उसको उसमें आप अपना पेपर भेज सकते हैं। लेकिन कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जो एक वाइड फील्ड के होते हैं, ठीक है, एक उनमें जो है डिफरेंट फील्ड्स के आप जो है पेपर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं होता कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को साइंस में मिक्स कर दें या साइंस के सब्जेक्ट्स को आर्ट्स में मिक्स कर दें, ठीक है, उसमें भी अलग अलग होता है। लेकिन ये कि सोशियोलॉजी के हिसाब से अगर आप कोई जर्नल में भेज रहे हैं तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपका वो सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड जर्नल में हो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो फिर आगे जाकर आपकी सीवी में या फिर आगे अगर कहीं आप उसको एज अ अप्रूवल के लिए या आप अपनी कहीं उसकी जो है प्रमोशन के लिए भेज रहे हैं, तो वो आगे फिर जो है वो आपका फिर वो जो है पब्लिकेशन फिर वो वर्तेबल नहीं रहता, क्योंकि वो आपके जो है रिलेटेड जर्नल में वो चीज पब्लिश नहीं हुई होगी। कोशिश करें कि जो आपका टॉपिक है वो आपका जो है रिलेटेड जर्नल में ही आप जो है पब्लिश करवाएं।
सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के हामिल हैं, तो उनमें आप कोशिश करके अपना पेपर जो है उसमें सबमिट करें, ना कि जी। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। Ma'am, I am Hira Tariq from Government College University. I am doing microbiology from the Department of Microbiology. Please आप मुझे ये ISI जर्नल का बता दें कि आपने वो इम्पैक्ट फैक्टर का क्या बताया था, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, वो जरा समझ में नहीं आया। ठीक है, ISI फैक्टर का एक मिनट रुके, मैं आपको दोबारा से अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। प्लीज जरा मुझे ब्राइट दीजिएगा। मैं कर दूँ। प्लीज शेयर सदफ। जी जी। मिस, मुझे एक बात पूछनी थी। जी मैं पेस्टेक की वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहा था, तो वहां पर काफी जर्नल्स का और साइट्स का मेंशन हुआ है। क्या मैं वहां पर भी अपने कोई आर्टिकल पब्लिश कर सकता हूँ? देखिए पास्टिक जो है वो जर्नल सिर्फ एक जर्नल है जो पब्लिश कर रहा है, ठीक है। उसका अभी इम्पैक्ट फैक्टर मिलने वाला है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का है। बाकी जो आपके पास जो एक्सेस आ रहे हैं जर्नल्स के, वो आप डेटा उससे ले सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। पब्लिश में हम हेल्प कर सकते हैं आपकी, पब्लिश नहीं करवा सकते आपका। ओके, वो डायरेक्टरी इस तरह का, जी वो डायरेक्टरी जहाँ से मैं पब्लिश रिट्रीव वो आर्टिकल्स रिट्रीव कर सकता हूँ। आर्टिकल तो आपको फुल टेक्स्ट आर्टिकल जो भी रिक्वायर्ड है वो तो आप हमें ईमेल करें, हम आपको फुल टेक्स्ट आर्टिकल प्रोवाइड कर देंगे, अगर पीडीएफ अवेलेबल होगी हमारे पास तो इजीली। अच्छा, ये जो उन्होंने पूछा अभी इम्पैक्ट फैक्टर के हवाले से, तो इम्पैक्ट फैक्टर में आपको क्या चीज इसमें समझ में नहीं है? देखिए इम्पैक्ट फैक्टर में ये कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, हम फोकस कर होते हैं ना कि इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स के हम हाईली इम्पैक्ट फैक्टर में करवाएं, तो उसका भी एक एनुअल मेजरमेंट होती है समझने की। वो अपने जर्नल्स को इस तरीके से जो है कस्टमाइज कर रहे होते हैं, उसको उसको मेजर कर रहे होते हैं कि उनके जर्नल में इस साल ऐसे कौन से पेपर्स पब्लिश हुए हैं जिनको लोगों ने साइट किया है, जिनको लोगों ने देखा है कि भाई ये पेपर्स हमारे लिए जो है बेनिफिशियल है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये जो ISI जर्नल्स होते हैं, ISI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आई और ये जो है ISI जर्नल से बात क्या है कि इफ ये ऐसे जर्नल्स होते हैं जिसमें आपकी जो है पब्लिकेशंस की वर्थ होती है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के जर्नल होते हैं जो आपके पास एनुअल जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स जे JCR में जो है ये तमाम इसकी इम्पैक्ट फैक्टर्स की जो है पूरी एक लिस्ट कंपाइल होती है। क्योंकि ISI के अंदर जितने भी आपके पास जर्नल्स मौजूद है वो सब इम्पैक्ट फैक्टर्स वाले होते हैं। ठीक है, तो पूरी उसकी एक जो है जो हमारी पास वो है JCR है, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स, उसके मुताबिक पूरी एक इसकी एक लिस्ट बनती है। तो ISI जर्नल्स आप देखें हर जर्नल के वहां पर जो है लिखा हुआ होता है कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, और वो ICI अप्रूव या ICI जो है जर्नल है कि नहीं है। तो इसमें बस इसमें हमें यही चीज चेक करनी होती है। और इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो आपका वो होता है कि जो हर जर्नल की जो है एक वो एनुअल मेजरमेंट होती है। इसमें बस यही चीज है, और कोई चीज इसमें आपकी समझ में नहीं आई? ओके मैम, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं स्वेदत में बात कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना है कि ये जो रिव्यूअर हम बनते हैं, ये हम कैसे रिव्यूअर बन सकते हैं? देखिए ये तो आपको जो है जर्नल वाले खुद अप्रोच कर रहे होते हैं कि आपकी ये
एक्सपीरियंस के लिहाज से होता है, आपकी एक्सपर्टीज के लिहाज से होता है कि आपने पेपर्स अगर आपके जो है पब्लिश हो चुके हैं तो वो फिर आपको जो है ऑफर करते हैं, आपको बाकायदा लेटर भेजते हैं कि आप हमारे जो एडिटोरियल बोर्ड में या हमारे रिव्यूअर्स में ऐड हो जाएं। तो वो इस तरीके से होता है। या अगर आप किसी जर्नल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं एज अ रिव्यूअर बनने के एडिटोरियल बोर्ड पे, तो आप उनको खुद भी ईमेल भी कर सकते हैं, उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई मेरी ये एक्सपर्टीज है। सपोज अगर आप जो है बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना, तो बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो वो अगर आप बेहतर समझेंगे आपकी सीवी के मुताबिक, आपके जो है रिसर्च और आपकी जो है पब्लिश्ड रिसर्च पेपर के लिहाज से, तो वो फिर आपको जो है रिव्यू कर देंगे। तो फिर आपके पास वो पेपर्स आपको सेंड करेंगे रिव्यू के लिए। बस ये प्रोसेस होता है इसका। जी थैंक यू मैम। मैम वो हमें एक्सेस कैसे करेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ ये नहीं देखें, होते हैं, हाँ, पता चलता है कि जो लोग हमें जर्नल्स की, क्योंकि ये देखें ये एक पूरी इनकी अपनी एक पूरी दुनिया होती है, ठीक है। अब आप पबमेड पर जाएं, पबमेड पर आप खाली नाम सर्च करेंगे या टॉपिक सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास ऑथर्स है ना उनकी लिस्ट आ जाएगी। या अगर आप गूगल स्कॉलर में जाएंगे, ठीक है, वहां पर आपके पास पूरी उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो पता होता है कि जैसे माइक्रोबायोलॉजी में टीबी के ऊपर इस शख्स ने इतना इतना काम किया है, इसके इतने इतने रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है, इसका इतना वर्क है, इसकी इतनी एक्सपर्टीज है, तो वो फिर आपको अप्रोच कर रहे होते हैं। या अगर आप वो अप्रोच ना करें और अगर आप अप्रोच करना चाहें तो जो आपका पसंदीदा जर्नल है जो है उसमें आप फिर आप ईमेल कर दें कि भाई मैं ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये मेरी सीवी है, मैं आपके जो है बोर्ड ऑफ मेंबर्स में या आपके जो है रिव्यूअर्स में ऐड होना चाहता हूँ। तो वो आपकी तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर आपको ऐड कर दें। जी जी थैंक यू सो मच मैम। मैम ये जरूरी है कि उस जर्नल में हमारा पेपर हो? नहीं 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 नहीं, ये जरूर। अच्छा अच्छा, मतलब मैं अपने से कम वाले इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में आज ही ईमेल कर सकता हूँ और ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एज अ रिव्यूअर, मतलब रिव्यूअर की। अपने से कम फैक्टर वाले जर्नल से मैं मतलब जितने मेरे इम्पैक्ट वाले हैं तो मैं आई में तो नहीं कर सकता ना, मतलब जो मेरे पेपर जिन नहीं इम्पैक्ट नहीं, में है। अगर अगर तो आपकी एक्सपर्टीज हाई है, अगर आप अपने काम में कह सकते हैं कि आपने अच्छा, आपकी का जो है रिसर्च स्कोप अच्छा है, तो आप अच्छे अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में भी कर सकते हैं। और अगर वहां से आपको जो है जैसे मैंने बताया, कभी भी जो है डिसाइड नहीं होना चाहिए। अगर अगर खुदा ना खास्ता उसका आ गया क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस की आ गई ईमेल, तो वेल एंड गुड। और अगर एक्सेप्टेंस की नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर किसी और जर्नल के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, ये उसके जो मेन एडिटर है, एडिटर इन चीफ, उनको ही करेंगे ना हम? हाँ हाँ। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सतब एक पार्टिसिपेंट है अनमार, उनका क्वेश्चन है हाउ कैन आई सिलेक्ट द जर्नल? हाउ कैन आई सिलेक्ट द जर्नल? अभी इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया इस चीज पर कि हाउ कैन आई सिलेक्ट द जर्नल। कि जर्नल तो जो आपका पेपर है उस सदफ आपकी आवाज नहीं आ रही। पार्टिसिपेंट्स आप अपना फीडबैक जो है वो चैट बॉक्स में भी भेज सकते हैं और हमें ईमेल भी करें ताकि आपकी जो हमें फीडबैक है वो मिल सके।
I think Dr. Sadaf. I think so. Dr. Sadaf have some internet issue. डॉक्टर सदफ आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज माइक। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी अब आ रही है जी। सॉरी, मेरे लैपटॉप से वो वाईफाई का कुछ इशू हुआ है, मैं अब अपने सेल से ज्वाइन किया। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? मैडम, उनका जो क्वेश्चन था वो था व्हाट, मैंने आपको बताया था जर्नल के हवाले से। जर्नल के हवाले से मैं इसका आंसर दिया कि जो आपकी पब्लिकेशन है ना, उसके जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है उसके लिहाज से आपका जर्नल होना चाहिए। तो पहले आप अपना सब्जेक्ट देखें, अपना टॉपिक देखें कि क्या आपका टॉपिक है, फिर उसके लिहाज से आप अपना जो है मैन्युस्क्रिप्ट फिर आप अपना जर्नल डिसाइड करें। और कोई क्वेश्चन? मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ। इंफॉर्मेशन एक सैरिश है, कैन वी पब्लिश अवर पेपर फॉर फ्री? आई मीन विदाउट इनपुट एनी कॉस्ट। डू यू मेंशन एनी फ्री पब्लिकेशन जर्नल? बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आपके पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं। और लेकिन ये कि बस इसमें एक वही चीज इम्पोर्टेंट है कि आप अपने देखेंगे वो जर्नल की वैल्यू क्या है। देखिए, कॉस्ट मैटर नहीं करती। अगर आपका पेपर आप फ्री में पब्लिश करवा रहे हैं या उसको आप जो है पैसे देकर या कर रहे हैं, असल असल बात होती है आपके जर्नल की वर्थ की। ठीक है ना, कि आपका जर्नल कितना वर्थेबल है, कितना आपके जर्नल में उसके जो है इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। और ऐसे बहुत सारे हैं जर्नल्स जो आपके जो है विदाउट पेमेंट आपके जो है पेपर को पब्लिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम गेन होता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे जर्नल्स आजकल मार्केट में हम देख रहे होते हैं, ऐसे भी आ गए हैं कि जिन्होंने आपने आज पेपर अपना पब्लिश किया, कल आपके पास ईमेल आ जाएगी कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो चुका है, आप इतनी इतनी फीस पे करते हैं। ठीक है, वो कोई रिव्यू नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, उनका मकसद आपका सिर्फ पेपर आपका बस पब्लिश करना होता है। ठीक है, तो वो आपका पेपर एक अच्छे वर्तेबल जर्नल में पब्लिश नहीं नहीं हो रहा होता। तो अब आप फिर ये बस ये करें कि अपने मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड डिफरेंट रिसर्च पेपर्स ऐसे सर्च करें। ठीक है ना, जो विदाउट पे आपका पेपर पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ये कि उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो लेकिन ये कि उसमें आपका जो है आफ्टर रिव्यू अच्छे तरीके से वो पूरा चेक करेंगे, और फिर उसमें कोई अगर प्रॉब्लम होगी, कोई चीज होगी, तो फिर आपको वो जो है मेंशन कर देंगे। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे हाई इम्पैक्ट करके जर्नल भी हैं जो अब पेमेंट ले रहे होते हैं, जो अब फीस के साथ पे करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे आपको बहुत से जर्नल नेट पर आप, लेकिन ये बस ये चीज मद्देनजर रखेंगे वो आपके अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है मगर स्टूडेंट का नाम शायद मेंशन नहीं आ रहा उसमें। हाउ कैन अ स्टूडेंट पब्लिश रिसर्च पेपर?
हाउ कैन आई पब्लिश, हाउ कैन अ स्टूडेंट पब्लिश रिसर्च पेपर? जिस तरीके से सब लोग कर रहे होते हैं उसी तरीके से स्टूडेंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज है? हाँ, स्टूडेंट ये भी तो कोई इतना रिसर्च से रिलेटेड उनका वो हो ना बैकग्राउंड, तब वो रिसर्च को स्टूडेंट जो है वो उसको समझ सकेंगे ना। जब उनका बैकग्राउंड ही रिसर्च से रिलेटेड नहीं होगा तो वो कैसे पब्लिश करेंगे अपना पेपर? सदफ, आवाज नहीं आ रही आपकी। इसी तरीके से ही आप कर सकते हैं उसको। आप दोबारा बताएं सदफ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से एक डॉक्टर या इंजीनियर अपने अपना पेपर पब्लिश करता है, इसी तरीके से एक एमफिल पीएचडी का या एमएस का स्टूडेंट भी अपना पेपर उसी तरीके से ही पब्लिश करता है। आप अपना पहले अपना मैन्युस्क्रिप्ट लिखें, फिर आप जर्नल में जाएं, फिर उस जर्नल के जो है आप अपने स्पेसिफिक जर्नल को सर्च करें, फिर आप उस जर्नल के जो है क्राइटेरिया के मुताबिक अपना पेपर लिखें और फिर उसमें जो है आप पब्लिश कर दें। फिर पहले इसमें तो आप सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर अगर उसमें आता है कि भाई आपको दोबारा से रिवाइज करना है या कोई मेजर आपके पास रिवीजन है या माइनर रिवीजन है, उसके लिहाज से जो है उसको उसको रिवाइज करके फिर भी सबमिट कर दें। बस यही यही तमाम जो लोग पेपर पब्लिश कर रहे हैं, जो पेपर सबमिट कर रहे हैं, सबके लिए एक ही फॉर्मेट। और कोई सवाल? मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, एक है कोई जाहिद साहब, मैम, which what is this difference between original article and research article? देखिए, ओरिजिनल आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल सेम चीज होती है। हाँ, रिव्यू आर्टिकल उसमें जो है आप खाली बस मेंशन कर रहे होते हैं कि जो आप प्रीवियस वर्क होता है, मींस के जैसे आपने जो है सपोज टीबी के ऊपर काम किया, ठीक है, टीबी के ऊपर आपको रिव्यू आर्टिकल, तो उसमें टीबी के ऊपर जितने लोगों ने पास के लोगों ने वर्क किया होगा वो उस काम को आप उसमें जो है मेंशन करेंगे, ठीक है। वो आपका हो गया रिव्यू आर्टिकल, जिसमें आप तमाम पास्ट वर्क को जो है एक तरीके से रिव्यू कर रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं। लेकिन रिसर्च आर्टिकल क्या होता है? रिसर्च आर्टिकल होता है जिसमें आप अपना काम मेंशन करते हैं, जो काम आपने अपनी लेबोरेटरी में किया हुआ होता है, ठीक है। तो वो काम आप अपना जो है रिसर्च आर्टिकल में उसको आप मेंशन करते हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चन कोई और रिमेनिंग तो नहीं नजर आ रहे। डॉक्टर राहिला अफजल है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल? देखिए, ये तो जो है जर्नल्स की एक बहुत ये इस पे एक ये तो एक लंबा टॉपिक है। इस पे हम अपना कोई एक जर्नल्स की कैटेगरी के लिहाज से भी एक वेबिनार कर लेंगे। लेकिन ये कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के जर्नल्स होते हैं, ये मैंने बताया ना कि भी ये जो आईएसआई जर्नल्स हैं, ठीक है ना, इसी लिहाज से जो हमारे एचईसी के जो जर्नल्स होते हैं उसमें भी कुछ, जैसे हमारे पास उसमें जो है कुछ जो है डब्ल्यू कैटेगरीज के जर्नल्स हैं, कुछ हमारे पास एक्स कैटेगरीज के जर्नल्स हैं, जो जिनकी जो है वो सिस्टमेटिकली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आईएसआई का जो मैंने बताया, ये यही लोग जो है, ये तमाम जो पूरी इनकी एक कमेटी है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वही वही जो है इस चीज को सेट कर रहे होते हैं कि भाई ये जर्नल जो है डब्ल्यू कैटेगरी में फॉल करेगा। और ये डिपेंड कर रहा होता है उस जर्नल की रिपोर्टिंग पे, उस जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर पे और उसकी ऑडियंस, कि उसकी ऑडियंस कितनी ज्यादा है और उसकी जो है उस जर्नल में जितनी पब्लिकेशन हुई हैं वो किस हद तक जो है साइटेड हुई है। लेकिन जो किसी पेपर के साइटेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है।
उस जर्नल के हवाले से, ठीक है ना। कि अगर जितनी ज्यादा, अगर मैं एक पेपर लिख रही हूँ, अगर मैंने 5 पेपर लिखे हैं और मैंने 5 पेपर में अपने जो है उसी जर्नल से लेकर डिफरेंट पेपर्स को साइट किया है, इसके एज अ रेफरेंस यूज किया है, तो वो जर्नल जो है ज्यादा वर्तेबल होगा होगा मेरी नजर में ना। तभी तो मैंने उसको इतना इस्तेमाल किया है अपने पेपर में। तो ये इसी तरीके से ये जो है डिफरेंट आपके जो जर्नल्स होते हैं, इनको जो है कैटेगराइज किया जाता है, जो फिक्स नहीं होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। ये मैं स्टूडेंट्स के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कुछ की क्यूरीज थी कि हम रिकॉर्डिंग कहाँ से ले सकते हैं, तो ये पास्टिक का पेज है, नाम है पाकिस्तान साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर। इसको आप फॉलो करें। इसमें आपको जो है वो डॉक्टर सदफ की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और उनका अपना भी पेज है, वो मैं आपको बताती हूँ। सदफ, आपका पेज किस नाम से? जी, डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर। डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर जी, सदफ से भी आप फॉलो कर ये सकते आ रहा है ना जी। इस पेज पर भी आपको पास्टिक के हवाले से जितने भी हम अभी हमारे जो है वेबिनार्स हुए, स्पेशली हमारे जितने ये क्या कहना चाहिए रिसर्च आर्टिकल्स के हवाले से, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, हाउ टू राइट अ रिव्यू पेपर, ये सब चीजें हम अभी जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब इन सब तमाम चीजों की रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है पार्टिसिपेंट्स, आपको क्लियर हो गया? और फर्दर अगर आपने पास्टिक के बारे में कुछ डिटेल और देखनी है तो आप वेबसाइट पे देखिएगा। इसमें ये हमारी पब्लिकेशंस हैं, पाकिस्तान जर्नल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के हवाले से। यहाँ पर आप अपना आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। डायरेक्टरी ऑफ साइंटिफिक पीरियोडिकल्स हैं, इसमें आपको जो है वो कौन सा जर्नल जो है वो कहाँ से पब्लिश हो रहा है, उसकी ऑथर डिटेल, सारी चीजें आपको मालूम हो सकती हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पाकिस्तान में कौन कौन से जो जर्नल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं। मैडम ये जी जी बोले। सॉरी टू इंटरप्ट मैडम, बट ये पूछना था कि ये आप काइंडली ये एलाबोरेट कर सकते हैं फिर से, जस्ट वो वॉइस मिस हो गया कि ये लेक्चर रिकॉर्डिंग ये कहाँ पे अवेलेबल होगी ऑफलाइन और प्लस में पीडीएफ नोट्स ऑफ दिस होल वेबिनार? देखिए आपको हमने अभी बताया कि डॉक्टर सदफ अकबर का पेज है ये, ठीक है, इसको आप फॉलो करें और पास्टिक का पेज फॉलो करें, ठीक है। इस पे आपको जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी मिल जाएंगी, और जो अपकमिंग हम लोग इंशाल्लाह जो भी प्रोग्राम्स करवाते हैं वो भी हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो आप पाकिस्तान साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर का फेसबुक का पेज है, इसको फॉलो करें। और आज के सेशन के हवाले से भी इसकी पिक्चर्स और वीडियो अपलोड होंगी, आप उसमें भी अपना फीडबैक मेंशन कर सकते हैं। ठीक है मैडम, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच मैम। ये मैं आपको कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेस आपको बता रही थी पास्टिक की ना। इसमें आप पाकिस्तान साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें आप पाकिस्तान में जो भी रिसर्च हो रही है, जितने भी जर्नल्स सब्सक्राइब किए हुए पाकिस्तान के अंदर, उसका डाटा यहाँ पे मौजूद है। आप कोई भी अपना टॉपिक यहाँ पर सर्च करेंगे, उससे रिलेटेड जो एब्स्ट्रैक्ट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और इसका अगर आपको फुल टेक्स्ट आर्टिकल चाहिए तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, उसका लिंक या जो भी आपकी डिटेल है उसे फिर हम आपको फुल टेक्स्ट आर्टिकल जो है वो अगर फ्रीली अवेलेबल होगा पाकिस्तान के अंदर, हम आपको वो ईमेल कर देंगे। इसके अलावा जो भी जर्नल, जो भी आर्टिकल आपको ना मिले, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, जो भी रिसर्च से रिलेटेड आप समझते हैं कि जो आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, वो आप पास्टिक में, हमारे कराची सेंटर है उसका ईमेल एड्रेस है सब सेंटर कराची पास्टिक, उस पर भी अपनी क्यूरीज ईमेल कर सकते हैं। जो मैक्सिमम साइट पे आपकी हेल्प हो सकेगी, पास्टिक आपके लिए अवेलेबल है, और आपकी हेल्प करने के लिए जो मैक्सिमम कोशिश हो सकेगी वो हम आपके लिए करेंगे। इसके अलावा R&D प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फंडेड हुए हैं उसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये प्रोविंस वाइज भी डेटा मौजूद है, यहाँ पे ऑल ओवर पाकिस्तान का डेटा मौजूद है। टॉपिक से भी सर्च कर सकते हैं। मैडम एक और क्वेरी जी
सॉरी फॉर इंटरप्शन मैडम, एक और मेरी क्वेरी है। मैंने एक रिसर्च जो ना उसको इनिशिएट किया हुआ है ना, एक मैंने उसका सिनॉप्सिस बना रहा हूँ अभी करंटली ना, और उसका फिलहाल कॉन्सेप्ट पेपर मेरा तैयार हो गया है। बट रिसर्च इज क्वाइट एक्सपेंसिव, उसमें मल्टीपल जो ना लेवल्स पे जो ना हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स को जो ना उसका स्टडी है। एक किस्म की हम कोशिश कर रहे हैं किस्म की कोहॉर्ट स्टडी हो, बट इट्स वेरी टफ वन ना। ये उसमें हमने ये लिखा है कि इम्पैक्ट क्या है अपना उसका हेल्थ केयर सर्विसेज का इन प्राइवेट एंड उसमें कंपैरिजन है प्राइवेट की और पब्लिक सेक्टर की ना। तो उस हवाले से फंडिंग का कुछ ऐसा सिनेरियो है कि मैं फंड ले सकूं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए? जी, आप फंडेड प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने सबमिट करवाएं। मैं आपको इसका पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का इदारा है, वो हमारा हेड ऑफिस है, उसकी मैं आपको वेबसाइट शेयर कर देती हूँ। वहां पे आप अपना जो भी प्रपोजल है वहां पे सबमिट करें। रिसर्च के हवाले से जो है वो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जो है वो फंडिंग देता है। इसमें आप ये डिटेल्स हैं, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन हो जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। ये हमारी वेबसाइट है, इसमें आप फॉलो कर लें। यहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मौजूद हैं। वहाँ पर आप अपना प्रपोजल भेजें। जो भी मैक्सिमम हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पर फंडेड होते हैं। फंडिंग एजेंसी जो है वो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। हम आपको जो है वो रिसर्च से रिलेटेड जो मटेरियल। थैंक यू सो मच आप सब पार्टिसिपेंट्स का कि आप लोगों ने अपना इतना टाइम दिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं डॉक्टर सदफ अकबर की, जो इन्होंने इतना अच्छा सेशन जो है वो हमें डिलीवर किया। जो पार्टिसिपेंट्स की फीडबैक आ रहे हैं वो भी उससे भी अंदाज़ा हो जाता है हमें। और डॉक्टर सदफ अकबर तो हमेशा पास्टिक के साथ जो है वो म्यूचुअली और कोलैबोरेटरी जो है वो प्रोग्राम्स करती आई हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी डॉक्टर सदफ का कि उन्होंने अपना इतना टाइम हमारे लिए निकाला और हमारे स्टूडेंट्स को जो है, रिसर्चर्स को जो है वो आज का टॉपिक पे जो है अपना लेक्चर डिलीवर किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदफ। नहीं, थैंक यू सो मच अफशीन एंड फास्टिंग के हम लोग जो ये मिलकर जो है एक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इश्यूज होते हैं कि हाउ टू राइट अ पेपर और फिर उसके बाद हाउ टू पब्लिश अ पेपर। तो इसीलिए हमने ये बात की कि जो है अब हम जो है थोड़ा सा पब्लिकेशन की तरफ भी जाएंगे, किस तरीके से पेपर को लिखने के बाद उसको जो है पब्लिश करने का स्टेप क्या होता है। इंशाल्लाह ताला आगे भी जो है हम इस तरीके के जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव टॉपिक्स होंगे। और अगर जैसे कोई टॉपिक अगर आप हमारे पास देखें कि हमारे पास उसकी जो है रिकॉर्डिंग अवेलेबल है या फास्टिक के पेज पे या मेरे पेज पर, और फिर आप चाह रहे हैं कि उसके लिए मजीद आपको जो है कोई सवालात हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको हम लोगों से पूछना चाहें, मुझसे शेयर करना चाहें, तो आप मुझे इनबॉक्स में करके या फिर मुझसे मेरे पेज पर भी जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ओपन फॉर ऑल है, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए यही कि कोई भी क्वेरी हो रिसर्च पेपर के लिहाज से, राइटिंग के हवाले से, इसके आपके पब्लिशिंग के हवाले से, तो आप मुझसे किसी भी टाइम, मेरा ईमेल एड्रेस भी आपके पास अवेलेबल है और मेरा जो है फेसबुक पेज भी है, ठीक है दोस्तों। आप आराम से मुझसे जो है क्वेरी कर सकते हैं। सदफ आप अपना थैंक यू सो मच अगेन। अपना ईमेल जो है ना वो पार्टिसिपेंट्स को चैट बॉक्स में भी भेज दें, ताकि जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहे अगर उनको कोई क्यूरीज है। और जो आपका फेसबुक का पेज है वो तो मैं इनको लिंक जो है वो शेयर कर देती हूँ आपका फेसबुक के पेज का। वो मैंने कर दिया। वो आपने कर दिया? जी जी जी, वो मैंने कर दिया है। मैं बस अपना ईमेल एड्रेस आपको भेज रही हूँ। जिन लोगों को अगर क्वेरी है कुछ है तो वो मुझे मैंने भेज दिया, akbarsadaf@gmail.com। ठीक है डॉक्टर सदफ, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। और अब नमाज का टाइम होने जा रहा है तो हम सेशन को क्लोज करते हैं। मैं डॉक्टर मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम। जी जी
मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बोले। मैम मेरा सवाल ये है कि जब भी हम कोई आर्टिकल या ऐसा रिसर्च पेपर लिखते हैं तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमें आप बताएं कि हम उनको उसी जगह पे पब्लिश करें जिस जहाँ पे वो सुइटेबल हो। बेटा ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। ये तो आप गूगल स्कॉलर में जाएं, आप खुद चेक करें, आप सर्च करें कि आपके पेपर के लिहाज से कौन सा जर्नल सूटेबल है। सही है, तो ये तो आपको सर्च करने से ही पता चलेगा कि आप जब आप डिफरेंट डिफरेंट पेपर जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाला जर्नल मेरे पेपर के लिहाज से सेट है। जी तो फिर आप उसमें फिर आप अपना पेपर लिखेंगे, लेकिन ये आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा। आपको कोई ये कहीं किसी एक जगह से नहीं मिलेगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी जी कि अब आपके पास हमारी ईमेल वगैरह ये सारी तो आ चुकी हुई है, क्या नेक्स्ट हमें जो कोई अपडेट मिलती रहेगी, ईमेल रिसीव होती रहेगी जब भी कोई नई वेबिनार होगी, कुछ इस तरह कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह या इस तरह फास्टिक के हवाले से, क्या हमें इस तरह से अपडेट मिलती रहेगी? जी बिल्कुल, फास्टिक के हवाले से आपको बाकायदा ईमेल मिल जाएगी। फास्टिक की तरफ से आपको जो है कोई भी अगर हवाले से कोई वेबिनार हो रहा है, कोई भी सेशन हो रहा है, तो आपको आपका ईमेल एड्रेस वहां पर एंटर हो चुका है ना, फिर ठीक है आपको मैम। फौरन ईमेल मिल जाएगी। फिर आप अपनी बाकायदा जो आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सब आप करवा कर इनरोल हो जाइएगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों की नीड जो किसी रिसर्च के हवाले से अगर आप कोई अपना टॉपिक बताना चाहते हैं जिसपे आप लोग स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स जो है वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो भी आप फास्टिक को ईमेल कर सकते हैं कि आपकी क्लास एक हो जाए या आपकी जो पार्टिसिपेंट्स हो जाए, अगर फैकल्टी लेना चाहती है या स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, ग्रुप फॉर्म में भी हम स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग ऑनलाइन दे सकते हैं। वो आप लोग ऑन डिमांड के ऊपर है। इट्स ओके मैम, इट्स ओके। ठीक है, चलिए अब इट्स ओके मैम। टाइम होने जा रहा है। पार्टिसिपेंट से मैं गुजारिश करूंगी कि अब हम सेशन को एंड करते हैं। आप लोगों के लिए होपफुल रहा होगा ये सेशन, और मैं डॉक्टर सदफ अकबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नए गोल के साथ इंशाल्लाह फिर हम पार्टिसिपेंट से मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और आपसे हम इंशाल्लाह इन टच में रहेंगे। ठीक है डॉक्टर सदफ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।